हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आप लोग की बहुत दिनों से डिमांड आई थी, बहुत सारे मेरे लेक्चर्स के कमेंट में मेंशन भी कर रहे थे कि सर मई का जो मंथली करंट अफेयर्स है उसका वीडियो कब आएगा। तो आज वो वीडियो आ चुका है। याद रखिएगा, मई की जितनी भी करंट अफेयर्स है 2024 की, वो मैं एक सिंगल लेक्चर में करा दूंगा। लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, क्योंकि अभी जो आप एग्जाम देने वाले हैं जून जुलाई में, वहां पर मई तक की करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में जरूर आएगी। ओके, तो चलिए इस मंथली करंट अफेयर्स के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। याद रखिए, सबसे पहले आप इस लेक्चर को जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है और सारे पॉइंट्स मैंने पॉइंट फ्रेम में हम मेंशन कर रखे हैं। ओके, दूसरी बात, मेरी एक नई बुकलेट आ गई है करंट अफेयर्स की, आप लोग अब देखेंगे। और वो नई बुकलेट अब कौन सी आई है, दैट इज 11 मंथ करंट अफेयर्स। अब आप देख सकते हैं नई बुकलेट मैंने लॉन्च की है, जिसमें अगस्त 2023 से लेके जून 2024 तक, याद रखिएगा अगस्त 2023 से लेके जून 2024 तक की सारी करंट अफेयर्स जो है वो यहां पर मेंशन की है। ओके, ये मेरी नई बुकलेट अभी रिलीज हुई है। जिन्होंने ऑलरेडी ओल्ड बुकलेट ले रखी है, याद रखिएगा सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में आपकी ड्राइव में मैंने ये वाली बुकलेट भी अपलोड कर दी है। जिन्होंने अभी तक बुकलेट को नहीं ली है, याद रखिएगा सॉफ्ट कॉपी कॉस्ट में अवेलेबल है। आप नीचे दिए गए नंबर व्हाट्सएप पे मुझे व्हाट्सएप करिए। और ये 11 मंथ करंट अफेयर्स, जहां पर अगस्त से लेके 2023 से लेके जून 2024 तक की सारी करंट अफेयर्स आपको यहां पर पॉइंट फ्रेम में सारी अपडेटेड करंट अफेयर्स यहां पर आपको मिल जाएगी। ओके, आप देख सकते हैं किस तरह पॉइंट में हर चीजें मेंशन की गई हैं। इसको लेट नहीं करना है और हर चीजें यहां पर मेंशन कर दी जाएगी। प्लस इवन ये जो लेक्चर भी आप देख रहे हो, ये भी आपको इसी बुकलेट में मिल जाएगा। इस बुकलेट के साथ आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे मेरी डेली सीरीज जो रहती है, एमसीक्यूज भी मिलेंगे आपको, डिटेल करंट अफेयर्स भी मिलेगी, सब कुछ मिल जाएगा। ओके, इस बुकलेट के साथ साथ सॉफ्ट कॉपी में दूंगा मैं आपको, ईजिली आप डाउनलोड कर लो, कहीं से भी जाकर आप प्रिंट आउट करा सकते हो। बहुत मिनिमम कॉस्ट में ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तुरंत आप मुझे व्हाट्सएप करो अगर आपको ये 11 मंथ करंट अफेयर्स जो अपडेटेड बुकलेट आई है ये अगर आपको लेना है, तो आप व्हाट्सएप पे जरूर मुझे मैसेज करिए। ओके, तो चलिए, आई होप आप लोग जो सीरियस स्टूडेंट्स होंगे तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। बाकी इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जो कि थोड़ा बड़ा होने वाला है, बट एग्जाम के लिए लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, इस बार मैंने क्या किया है, सेगमेंट्स डिवाइड कर दिए हैं। ओके, तो पहला सेगमेंट जो है वो अपॉइंटमेंट्स पर है। तो जितनी भी मई में अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उनको जल्दी जल्दी हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सबसे पहली अपॉइंटमेंट की अगर मैं बात करता हूं, तो आप वहां पर देख सकते हैं, दैट इज नेशनल एम्बेसडर फॉर यूनिसेफ इंडिया। याद रखिएगा, यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुई है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ये एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है जिनका नाम है करीना कपूर खान। याद रखिए, करीना कपूर खान, ये उनकी इमेज है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा है कौन अपॉइंट हुई, यू जस्ट हैव टू मार्क द आंसर, करीना कपूर खान। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रशिया के भी रिसेंटली प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, पुतिन जो है, याद रखिएगा वापस रीअपॉइंट हो गए हैं एज अ रशियन प्रेसिडेंट। ओके, उनको 5th टाइम वो रशियन प्रेसिडेंट बने हैं और उनका टर्म जो होने वाला है 6 ईयर का टर्म होगा। ओके, तो याद रखिएगा वो 7 मई 2024 में वापस रीइलेक्ट हुए। 5th टाइम ही वॉज अ प्रेसिडेंट, मतलब 5th टाइम वो प्रेसिडेंट बने हैं रशिया के, और 6th ईयर का टर्म उनको मिला है। ओके, और अभी उन्होंने ओथ भी ले ली है। ऑफकोर्स आपको पता होगा रशिया कैपिटल मॉस्को है, उन्होंने वहां पर ओथ भी कंडक्ट कर ली है। ओके, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट बात है, नेक्स्ट कौन सी है, नेक्स्ट है दैट इज उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, ये बैंक एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, याद रखिएगा, जिसके अभी एमडी और सीईओ अपॉइंट हुए हैं। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, संजीव नौटियाल। ओके, जस्ट रिमेंबर द नेम, संजीव नौटियाल जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। अब कितने टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट हुए ये क्वेश्चन नहीं आएगा, बट मैंने मेंशन किया हुआ है 3 ईयर्स और 1 जुलाई 2024 से इफेक्टिव होगा। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ नाम याद रखना है, नौटियाल जी के नाम से आप याद कर सकते हो, संजीव नौटियाल। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मुदुत पापाचन ग्रुप। याद रखिएगा, मुदुत पापाचन ग्रुप की अगर बात करूं, इंपॉर्टेंट ग्रुप है। जनरली आप इस ग्रुप की अगर एक्टिविटीज देखें किस चीज़ में इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वैसे अब आजकल बहुत सारे फील्ड में, हेल्थ से लेके बहुत सारी फील्ड में ये इन्वॉल्व है। ओके, बट अभी रिसेंटली इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, और केकेआर जिसकी टीम है शाहरुख खान, वो अभी इसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं। तो याद रखिएगा, पूछ सकते हैं इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए, तो यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज शाहरुख खान। ओके, नेक्स्ट एसएससी आप लोग आई थिंक एग्जाम देते होंगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ओके, इसके नए चेयरमैन अपॉइंट हुए। मैं बता दूं, ये मणिपुर कैडर के आईएएस ऑफिसर रहे हैं, 1992 बैच के आईएएस ऑफिसर रहे हैं, जो एसएससी के चेयरमैन बने हैं, जिनका नाम है राकेश रंजन। तो आपको जस्ट रिमेंबर रखना है नाम, राकेश रंजन जो है वो एसएससी के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेवल की मैं बात करता हूं। नेवल के अभी रिसेंटली चीफ अपॉइंट हुए हैं, और वो 26th नेवल चीफ हैं, याद रखिएगा। उनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। ओके, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है वो नेवल के नए चीफ अपॉइंट हुए। उनके साथ साथ याद रखिएगा वाइस एडमिरल, जिनका नाम है कृष्णा स्वामीनाथन, ये भी वाइस
चीफ अपॉइंट हुए नेवी का। तो चीफ कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, और वाइस चीफ कौन है? कृष्णा स्वामीनाथन। तो दोनों के नाम आपको याद रखना है क्योंकि रिसेंट अपॉइंटमेंट्स में आपसे पूछ सकते हैं। ओके, और नेवी चीफ जो है वो 26 हैं, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट वुमेन डीजीपी ऑफ मेघालय। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि याद रखिए जो वुमेन है ये फर्स्ट वुमेन इन ट्राइबल लेडी है जो डीजीपी बनी है। किसकी? दैट इज मेघालय की, और 28 मई को बनी है। उनका नाम आपको याद रखना है, दैट इज इदाशिशा नॉनगरैंग, याद रखिए। तो नॉनगरैंग के नाम से आप याद कर सकते हो, जो रिसेंटली अपॉइंट हुई है एज अ डीजीपी, और पहली बार कोई वुमेन डीजीपी बनी है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, और जो पहले LR बिश्नोई थे उनके रिटायरमेंट के बाद ये डीजीपी बन गई हैं, तो ये एग्जाम के लिए क्वेश्चन आ सकता है अपॉइंटमेंट्स में। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ दैट इज इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। ओके, इसकी अभी रिसेंटली अगर बात करूँ इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, इसके याद रखिएगा प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। 2 ईयर्स के लिए टाइम पीरियड मिला है, 2024 से लेकर 2026 तक वो प्रेसिडेंट रहेंगे। और वो हैं कौन? वो भारत बायोटेक के को फाउंडर है जिनका नाम है कृष्णा M. अल्ला, याद रखिएगा। तो कृष्णा M. अल्ला जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है कि कौन अपॉइंट हुए हैं, या आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन अपॉइंट रिसेंटली हुए हैं। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं CII, दैट इज कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, और इसके प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए? वो हुए संजीव पुरी, याद रखिएगा। इन्होंने R दिनेश को रिप्लेस किया, संजीव पुरी जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं CII के क्या? दैट इज प्रेसिडेंट। तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट चीफ AI ऑफिसर। AI की बात करूं दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं। ये ऑफिसर अपॉइंट हुए, आप यहां पर इमेज देख सकते हैं। और आपको याद रखना है यूएस की जो स्पेस एजेंसी है नासा, ओके, उसने अपॉइंट किया है डेविड सल्वागिनी को, और ये हुए हैं फर्स्ट चीफ ऑफ AI ऑफिसर, याद रखिएगा। पहले चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर अपॉइंट हुए, इनका नाम है डेविड के नाम से आप याद कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स में ये क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता हूं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है लिथुआनिया की मैं बात करता हूँ। लिथुआनिया याद रखिए एक कंट्री है जो कि कहाँ पर अवेलेबल है? ये कंट्री है यूरोप में। ठीक है, आप यहाँ मैप देख सकते हैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये उसके नीचे की कंट्री है। ओके, यूरोप की कंट्री है, इंपॉर्टेंट है। इसकी कैपिटल आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए क्योंकि रिसेंटली यहाँ के याद रखिए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं और एक्चुअली वो री इलेक्ट हुए हैं। वो पहले भी प्रेसिडेंट थे, वापस से री इलेक्ट हो गए, जिनका नाम है याद रखिएगा गीतानस नौसेडिया। याद रखिए, अब आप कहेंगे सर इनकी इमेज दिखा दो, तो ये उनकी इमेज है। तो आपको जस्ट रिमेंबर करना, ऑप्शन देखिए आप पहचान जाओ। तो याद रखिएगा गीतानस के नाम से आप याद कर सकते हो। ही इज अपॉइंटेड एज री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ लिथुआनिया। ओके, और आप मुझे इसकी कैपिटल जो है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ सोलोमन आइलैंड की। याद रखिएगा सोलोमन आइलैंड अगर आप मैप पे लोकेशन देखेंगे तो साउथ पैसिफिक ओशन में आपको सोलोमन आइलैंड्स दिख जाएंगे। ओके, अब सोलोमन आइलैंड में अभी रिसेंटली यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। ठीक है, नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं और वो प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंट हुए हैं उससे ये पता चल रहा है कि द आइलैंड वुड बी टिल्टेड टुवर्ड्स चाइना। ओके, तो चाइना की तरफ ये क्लोज टाइज बनाएंगे, जिनका नाम आपको याद रखना है दैट इज जेरेमिला मेनेले। ओके, तो मेनेले के नाम से आपको याद रखना है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ व्हाट? दैट इज सोलोमन आइलैंड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं और वो अपॉइंट हुए बहुत फेमस हैं ये पर्सन, कपिल सिब्बल। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम अपॉइंट हुए, इससे पहले भी बहुत बार अपॉइंट हो चुके हैं। याद रखिएगा 4th टर्म है इनका। इन्होंने आदिश अग्रवाल जो है उसको रिप्लेस किया है और नाउ ही इज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। तो क्वेश्चन पूछा है कौन अपॉइंट हुए, तो यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज कपिल सिब्बल। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं मैं जीएसटी के ट्राइब्यूनल की। उसके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए जीएसटी के ट्राइब्यूनल की, जिनका नाम है रिटायर्ड जस्टिस है संजय कुमार मिश्रा। तो संजय कुमार मिश्रा के अपॉइंट हुए, संजय कुमार मिश्रा अपॉइंट हुए जीएसटी के ट्राइब्यूनल के प्रेसिडेंट। ओके, और इनका 4 साल का टाइम पीरियड रहेगा। ठीक है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि कितने साल का टाइम पीरियड रहेगा, 4 साल का टाइम पीरियड रहेगा, आपको याद रखना है टिल द एज ऑफ 70। याद रखिएगा इनकी रिटायरमेंट एज है, तब तक ये जीएसटी के ट्राइब्यूनल के याद रखना आपको प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट HDFC बैंक की बात करता हूँ। आई थिंक आपने HDFC बैंक सुना होगा। इसके चेयरमैन अपॉइंट हुए, आरबीआई ने री अपॉइंट कर दिया है अतनु चक्रवर्ती जी को। याद रखिए द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ HDFC बैंक। तो HDFC बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम आपको रखना है दैट इज अतनु चक्रवर्ती। तो ए चक्रवर्ती के नाम से आप याद कर सकते हो। ओके, और 3 साल के लिए अपॉइंट हुए, तो 2024 से लेकर आप देखेंगे 2027 तक यही रहेंगे। अब आप कहेंगे सर इनकी इमेज कैसी है, तो ये उनकी इमेज है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज HDFC चेयरमैन। ओके, चलिए नेक्स्ट है रशिया के
प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे, रशिया के प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट हुए हैं। तो जस्ट रिमेंबर, रशिया के प्राइम मिनिस्टर पूछे तो कंफ्यूज होके पुटिन मत लगा देना जल्दीबाजी में, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर याद रखिएगा मिखाइल मिशुस्तिन, तो ये अपॉइंट हुए एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया। सो दिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं पनामा। पनामा में अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, वहाँ के प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए। पनामा आपको पता होगा, पनामा जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, अगर आप देखोगे उसको ज्वाइन कर रही है कंट्री, वो पनामा ही है। ओके, यहाँ पर आप मैप पे देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखिएगा अभी नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए, इनका नाम आपको रखना है, दैट इज जोस रॉल मोलिनो। तो जॉस, उनकी इमेज दिखाई दो, जोस रॉल मोलिनो जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, दैट इज पनामा के। ओके, आपने पनामा कैनाल सुना होगा जो पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से ज्वाइन करती है, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये थी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं मई मंथ की, वो मैंने आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट है वो सारी बता दी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल न्यूज़ में। ओके, क्या क्या इंटरनेशनल न्यूज़ है इस बार की मई मंथ में, उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है AI जनरेटेड स्पोक्स पर्सन। AI जनरेटेड स्पोक्स पर्सन ये किसने डेवलप किया है? वर्ल्ड का पहला AI डिप्लोमेट जो है वो लॉन्च किया है यूक्रेन ने। किसने लॉन्च किया? यूक्रेन ने। आप यहाँ इमेज देख सकते हो किस तरह ब्लैक कलर का सूट पहन के एक लेडी आपको दिख रही होंगी। एक्चुअली ये है क्या, यूक्रेन ने AI जनरेटेड स्पोक्स पर्सन डेवलप किया है, और जो पहला वर्ल्ड का पहला AI डिप्लोमेट है, इसका नाम है विक्टोरिया शी। ओके, याद रखिएगा विक्टोरिया शी जो है उसने अपना अपीयरेंस भी दिया, एक डार्क सूट कलर का आप देख रहे होंगे, ह्यूमन लाइक जेस्चर है उसके, और एक ये अभी रिसेंटली यूक्रेन ने लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है वर्ल्ड का पहला AI डिप्लोमेट कौन है, तो उसका नाम याद रखिए विक्टोरिया शी है, जो कि यूक्रेन ने लॉन्च की है। ओके, नेक्स्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट, ये अभी डेवलप हुआ नहीं है बट डेवलप होने वाला है। दुबई में ये एयरपोर्ट बनेगा, आप देख सकते हैं इतना बड़ा एयरपोर्ट है। ओके, तो दुबई जो है वो अपने एम्बिशियस का जो प्रोजेक्ट है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयरपोर्ट बनाना, जिसका नाम होगा अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, याद रखिएगा। सो अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो होगा वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। आप देख सकते हैं उसमें 260 मिलियन पैसेंजर की कैपेसिटी होगी। ओके, एनुअली 400 टर्मिनल गेट्स होंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए कितने सारे 5 पैरेलल रनवेज होंगे, तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट जो है वो दुबई में बनने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड का पहला फर्स्ट 6G डिवाइस, सीधा पूछाएगा, वर्ल्ड का फर्स्ट 6G डिवाइस जो है वो किसने लॉन्च किया है? यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज जापान। तो जापान ने वर्ल्ड का फर्स्ट हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप गैजेट जो है वो डेवलप कर लिया, विच इज 20 टाइम्स फास्टर देन 5G। बट ऑफकोर्स अभी ये है अंडर डेवलपमेंट स्टेज में है, मतलब स्टिल ऑन डेवलपमेंट स्टेज, और अभी कमर्शियल यूज़ के लिए रेडी नहीं हुआ है। बट जापान ने, आपको क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट वर्ल्ड का पहला 6G डिवाइस, तो यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज जापान। ओके, नेक्स्ट बात करो ईरानियन प्रेसिडेंट की बात करता हूँ। आपने इनकी इमेज देखी होगी, अभी ये अजरबैजान से ईरान आ रहे थे और इनके हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी डेथ हो जाती है ईरानियन प्रेसिडेंट की। ईरानियन प्रेसिडेंट की एज 63 ईयर्स थी, और इनका नाम याद रखिएगा इब्राहिम राइसी था। तो इब्राहिम राइसी की अभी रिसेंटली याद रखिए वहाँ पर डैम का इनॉग्रेशन करने गए थे, और जब वापस आ रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। ओके, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में फॉर्म हुआ था, 30 नवंबर 2015 में, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, और इंडिया और फ्रांस ने इस आइडिया को डेवलप किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए क्योंकि स्पेन जो है वो उसका 99th मेंबर बन गया है। तो पूछ सकते हैं इंटरनेशनल स्पेस जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका जो अभी रिसेंटली मेंबर बना है तो कौन है? तो यू हैव टू मार्क द आंसर स्पेन। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे स्पेन की जो कैपिटल है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन 2024। सीधा पूछाएगा ये एग्जीबिशन या जो समिट है ये कहाँ हुई है? यू हैव टू मार्क द आंसर नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल रॉटरडैम में, याद रखिएगा। ये जो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 जो है वो वहाँ पर हेल्ड हुई है। ओके, 13 से 15 मई तक हुई थी, और यहीं पर इंडियन पवेलियन जो है वो याद रखिए ऑर्गेनाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा। इंडियन पवेलियन लॉन्च किया गया। एक्चुअली इंडियन पवेलियन है क्या? एक म्यूजियम टाइप का है जहाँ पर इंडिया ग्रीन एनर्जी पे क्या कर रहा है, इंडिया के ग्रीन एनर्जी जो मिशंस हैं उसके बारे में वो सारे म्यूजियम्स में एक तरीके से वहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है। तो इंडिया ने अपना पवेलियन जो है वहाँ पर लॉन्च भी किया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है नेपालीज करेंसी। नेपाल गवर्नमेंट ने अभी 100 रुपीज़ की, याद रखिएगा, नेपालीज करेंसी निकाली, जहाँ पर उन्होंने जो डिस्प्यूटेड पार्ट है दैट इज लिपू लेक, काला पानी और लिम्पियादुरिया, ये उन्होंने अपने पार्ट में दिखाया है। मैं बता दूं अभी एट प्रेजेंट तीनों ही उत्तराखंड में आप देख सकते हैं। ये आपका काला पानी है, ये आपका लिपू लेक है, और ये
लिम्पादुरा पास है, इसको उन्होंने अपनी कंट्री में दिखाया है, ओके, जो कि अभी उत्तराखंड में। तो इट बिकम डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड दैट इज नेपाल, ओके। नेपाल की मैं बात करूँ तो 2020 में उन्होंने, नेपाल ने एक सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी पास किया था, जहाँ पर उन्होंने लीगल स्टेटस दिया था अपने इस क्लेम्स को, जो उनकी क्लेम्स है उसको उन्होंने लीगल स्टेटस भी प्रोवाइड किया था। तो इससे जापान और इंडिया के रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि वो उत्तराखंड के जो पार्ट है उसको डिमांड कर रहे हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, एआई सिक्योरिटी समिट। ये एआई सिक्योरिटी समिट क्या है? एआई सिक्योरिटी समिट 2024 जो है अभी रिसेंटली सियोल में हुई, दैट इज साउथ कोरिया में 21 से 22 में कोई समिट हुई। लास्ट टाइम ये ग्रेट ब्रिटेन में हुई थी, याद रखना आपको, ब्रिटेन में हुई थी, बट इस बार साउथ कोरिया में हुई है, ओके। और जो ये समिट है इसका एजेंडा क्या था? सेफ एंड बेटर यूज ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेटर यूज हो, उसके लिए इसको लॉन्च किया गया है। ये समिट जो है वो भी रिसेंटली साउथ कोरिया में हुई है, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेपाल की पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो ये अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि नेपाल की पॉपुलेशन ग्रोथ जो है पिछले 10 सालों में, 5 डिकेड में 0.92% पर एनम है। देख सकते हैं कितनी कम है। तो लोएस्ट ग्रोथ रेट लास्ट 80 ईयर्स, लास्ट 80 ईयर्स में लोएस्ट ग्रोथ रेट है। पूछ सकते हैं किस कंट्री की है, तो आंसर वुड बी नेपाल, ओके। और नेपाल आपको पता होगा हर 10 साल में अपना सेंसस कंडक्ट कराता है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी कम आई है नेपाल की, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 19th यूएन फोरम ऑफ फॉरेस्ट। व्हाट इज दिस? ये फोरम क्या है? मैं रिसेंटली बता दूं, इसकी अभी यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट 19 जो है इसकी मीटिंग हुई और ये हुई है न्यूयॉर्क में। ऑफकोर्स फॉरेस्ट की डेवलपमेंट की, फॉरेस्ट मैनेजमेंट की, कंजर्वेशन की, सस्टेनेबिलिटी की, इन सब की यहाँ पर बात हुई है। और मैं बताऊँ ये 19th यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट जो है ये 2000 में स्टैब्लिश हुआ था, ईयर 2000 में, अंडर यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर इसको स्टैब्लिश किया गया था, ओके। और जहाँ पर यूएन के सारे मेंबर्स हैं, इवन इंडिया जो है इसका फाउंडिंग मेंबर था। तो इंटरेस्टिंग हुआ था, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है। और याद रखिएगा ये दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछ सकते हैं कि अभी यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट जो मीटिंग हुई है वो कहाँ हुई है? यू हैव टू मार्क द आंसर, न्यूयॉर्क, दैट इज यूएसए, जहाँ पर आपको बताओ अभी वर्ल्ड कप भी हो रहा है, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है यूनेस्को। यूनेस्को क्यों मैंने लिखा है? क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मैंने लिख रखा है दैट इज रामचरितमानस, दूसरा लिखा है मैंने पंचतंत्र, और तीसरा लिखा है सहदार्यालोका लोकाना, ओके। याद रखिएगा इसको भी रिसेंटली यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में इंक्लूड किया गया है। तो ये पूछ सकते हैं रिसेंटली किसको इंक्लूड किया गया है? तो यू हैव टू रिमेंबर, आप सोचेंगे सर इंक्लूड करने से क्या होता है? याद रखिएगा इसके इंक्लूड करने से ये एक स्टेप फॉरवर्ड होता है, दैट इज कल्चर प्रिजर्वेशन, इनकी प्रिजर्वेशन होगी, ओके। Importance of recognizing and safeguarding the diverse narratives and artistic expression that shape or shared community। याद रखिएगा अलग अलग जो डाइवर्स लोगों की नरेटिव्स हैं इन बुक्स पे, ओके। तो उसको देखते हुए इसको प्रॉपर कंजर्व किया जाएगा, ओके। और इसको एक्सप्रेस किया गया, जो डाइवर्स नरेटिव्स होते हैं, आर्टिस्टिक्स एक्सप्रेशन होते हैं, उनको कंजर्व किया जाएगा। उसके लिए तीनों बुक जो हैं याद रखिएगा, दैट इज रामचरितमानस, पंचतंत्र और दयालोका लोकाना जो है वो याद रखिएगा, वो अभी चूज़ की गई हैं। तो पूछ सकते हैं कि इनको चूज़ किया गया, यू हैव टू जस्ट मार्क द आंसर कौन सी 3 है, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर। अपने सारे ग्लेशियर्स को लूज करने वाली पहली कंट्री कौन है? ये साउथ अमेरिका की कंट्री है, इसका नाम है वेनेजुला। क्या नाम है? वेनेजुला। कमेंट बॉक्स में आप मुझे वेनेजुला की जो कैपिटल है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, ओके। नेक्स्ट, वर्ल्ड हाईएस्ट कंपटीशन पूल, दैट इज स्विमिंग पूल जो है, वर्ल्ड का हाईएस्ट स्विमिंग पूल जो है करीबन 2400 मीटर, दैट इज 8200 फीट पे डेवलप किया गया है। और ये हाईएस्ट स्विमिंग पूल है और ये बनाया गया है भूटान में। कहाँ पर बनाया गया है? भूटान में। तो आपसे पूछेंगे कहाँ बना हुआ है, तो यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज भूटान, ओके। कमेंट बॉक्स में भूटान की कैपिटल क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, ओके। नेक्स्ट, फर्स्ट लॉ टू कॉम्बैट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ओके। ये किसने किया है? अभी रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने पहला लॉ अडॉप्ट किया है टू कॉम्बैट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो दिस अ ग्रेट थिंग, पूछ सकते हैं विच हु अडॉप्टेड इट्स फर्स्ट लॉ टू कॉम्बैट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो ऑप्शन रहेगा EU, एशियन बैंक, वर्ल्ड बैंक, ऐसे करके ऑप्शन रहेंगे। यू हैव टू मार्क द आंसर, यूरोपियन यूनियन ने अडॉप्ट किया है, ओके। और द लॉ रिक्वायर्स EU कंट्रीज जो हैं वो याद रखिएगा, फोर्स मैरिजेस, ऑनलाइन हरासमेंट जो भी वुमेन्स के अगेंस्ट होता है उसको रोके, ठीक है। तो उसके लिए याद रखिएगा यूरोपियन यूनियन ने ये पहला लॉ को अडॉप्ट किया टू कॉम्बैट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ओके। तो ये आपको याद रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और यू हैव टू मार्क द आंसर यूरोपियन यूनियन, ओके। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ग्लोबल AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। AI मतलब याद रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये सेंटर किसने डेवलप किया? ये सेंटर डेवलप किया है TCS ने, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने इसको डेवलप किया। और ये सेंटर डेवलप कहाँ किया गया है? ये हुआ है पेरिस, फ्रांस में। तो पूछ सकते हैं कहाँ डेवलप किया है, तो यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज पेरिस,
फ्रांस। ओके, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ओके, विच रिवर, ओके, जो पेरिस है सिचुएटेड इन विच रिवर्स बैंक, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन में भी आप देखेंगे 3 लोगों को यूनाइटेड नेशन, 3 वुमेन्स जो हैं उनको यूनाइटेड नेशन भेजा गया। आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं, नीरू यादव हैं, ये ड्रेस से दिख रही, ये राजस्थान की होंगी। अगली जो है दैट इज सुप्रिया दास दत्ता, ये त्रिपुरा की हैं। ओके, और थर्ड जो है हेमा कुमारी, ये हैं आपके आंध्र प्रदेश की। इन तीनों को अभी रिसेंटली भेजा गया कहाँ पर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 वुमेन को सेलेक्ट किया, नीरू यादव, सुप्रिया दास और हेमा कुमारी, जो मैंने अभी आपको बताया, टू रिप्रेजेंट इंडिया एट यूनाइटेड नेशन। इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे यूनाइटेड नेशन पे। ऑफकोर्स किस लिए? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ठीक है। तो लोकलाइजिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वुमेन इन लोकल गवर्नेंस। आपको पता होगा हमारे यहाँ भी 33% रिजर्वेशन है वुमेन्स का, है ना, लोकल बॉडीज़ में। तो वुमेन्स इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया लीड द वे। ओके, तो ये इस बार यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंट की थीम थी, जहाँ पर इंडिया की तरफ से 3 वुमेन्स ने रिप्रेजेंट किया। ये इवेंट में बता दूँ, यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर यूएस न्यूयॉर्क में हो रहा था। तो पूछ सकते हैं ये इवेंट क्या हो रहा था? न्यूयॉर्क में, तो इसको मार्क कर लेना, न्यूयॉर्क में ये इवेंट हो रहा था। ओके, चलिए अब देखिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, तो मैंने आपको पता होगा अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखते हैं क्या क्या मे करंट अफेयर्स में न्यूज़ में है। ओके, सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लूनर मिशन आपको दिख रहा होगा, जिसका नाम मैंने यहाँ पर लिख रखा है, दैट इज अ चांग 6। याद रखिएगा, याद रखिएगा, चांग 6 लूनर मिशन है। सबसे पहले पूछा गया मिशन किसका है, तो सबसे पहले इसका आंसर होगा चाइना, याद रखिएगा, ठीक है। ये मिशन है चाइना का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये चांग 6 क्राफ्ट सक्सेसफुली लैंड हुआ है इन द साउथ पोल ऑफ द मून में लैंड हुआ है, याद रखिएगा, एडिक्सन बेसिन ऑन द बैक ऑफ द मून। तो ये आपको याद रखना है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं क्योंकि अभी ये न्यूज़ में चल रहा है। तो इसे पूछा गया ये लूनर प्रोब किसका है, तो आंसर वुड बी चाइना। और ये पहला ह्यूमन याद रखिए सैम्पलिंग एंड रिटर्न मिशन है, मतलब वहाँ सैंपल कलेक्ट करेगा और रिटर्न वापस भी आएगा फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आप देख रहे हैं किस तरह इसको लैंड कराया गया साउथ पोल में, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो साइंस पर्सपेक्टिव से सिर्फ आपको याद रखना है ये मिशन किसका है और ये प्रोब जो है कहाँ पे किया गया, दैट इज लूनर, दैट इज मून मिशन। ओके, नेक्स्ट आता है प्री फायर मिशन। अब पहला पूछाएगा कि प्री फायर मिशन है किसका, तो ये है नासा का। नासा ने प्री फायर मिशन लॉन्च किया है, कहाँ के लिए? अर्थ के पोलर रीजन से, मतलब आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन्स में। याद रखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्टडी आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक रीजन, वो स्टडी करनी है। ओके, और प्री फायर का फुल फॉर्म बताता हूँ, पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। प्री फायर मिशन जो है वो किससे रिलेटेड है, नासा का है, और पोलर जो याद रखिएगा पोलर रीजन्स जो है उनकी स्टडी करने के लिए ये मिशन लॉन्च किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है स्पेसएक्स। आपने सुना होगा स्पेसएक्स किसकी है, एलॉन मस्क, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। इमेज में यहाँ पे एलॉन मस्क की आपको दिखा देता हूँ, शायद आप कनेक्ट कर पाएंगे। एक्चुअली हुआ क्या है, स्पेसएक्स ने स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस, ओके, ये लॉन्च की है। कहाँ पे लॉन्च की है? अभी रिसेंटली स्पेसएक्स ने स्टारलिंक, जो स्पेसएक्स का स्टारलिंक है, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस कहाँ लॉन्च की है? ये उन्होंने लॉन्च की इंडोनेशिया में, याद रखिएगा। तो एलॉन मस्क accompanied by the की इंडोनेशियन गवर्नमेंट, याद रखिएगा, रिप्रेजेंटेटिव इनॉग्रेटेड स्टारलिंक सर्विसेज कहाँ पर? एट द कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इन बाली। बाली आपको पता होगा बहुत इंपॉर्टेंट टूरिज्म स्पॉट है, कहाँ पर? दैट इज इंडोनेशिया। तो वहाँ पर ये लॉन्च किया गया। तो पूछ सकते हैं रिसेंटली एलॉन मस्क या स्पेसएक्स ने कहाँ लॉन्च किया, तो आंसर वुड बी इंडोनेशिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, फ्लोट की बात करते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज दिस फ्लोट? फुल फॉर्म है फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक, ये इसका फुल फॉर्म है, ठीक है यार। ये फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन द ट्रैक, ये क्या है? सबसे पहले इसको लॉन्च किया है नासा ने। किसने लॉन्च किया है? नासा ने लॉन्च किया है। अब ये है क्या? इसके थ्रू याद रखिएगा लूनर में फर्स्ट लूनर रेलवे सिस्टम बनाया जा रहा है। अब आप कहेंगे रेलवे लूनर में, मतलब मून में लूनर में रेलवे सिस्टम क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। याद रखिएगा ये जो बनाएगा फ्लोट फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन द ट्रैक, इसका डिजाइन जो रहेगा याद रखिएगा, टू रेवोल्यूशनाइज पेलो ट्रांसपोर्ट ऑन द मून। तो याद रखिएगा जो पेलो ट्रांसपोर्ट होते हैं मून में वो ईजिली हो सके, उसके लिए पहला लूनर रेलवे सिस्टम जो है वो बनाया जा रहा है, इसका नाम है फ्लोट, और इसको डेवलप कर रहा है कौन? नासा। तो अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप देख सकते हैं किस तरह डेवलप किया गया है, कहाँ पर? ये एग्जांपल, ये एक इमेज के थ्रू बनाया गया है कि ये कैसे
मून में बनाया जाएगा। तो आपको याद रखना, पूछा सकता है कौन बना रहा है, तो नासा बना रहा है। ओके, उसका नाम क्या है, दैट इज फ्लोट। ओके, नेक्स्ट आता है बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट। ये क्यों न्यूज़ में है, अभी आपको पता होगा। जो इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट है, इनका नाम है सुनीता विलियम्स। ओके, इनके साथ साथ इनके कलीग हैं बच विल्मोर। ओके, ये जा रहे हैं कहाँ, स्पेस में वापस, और सुनीता विलियम्स थर्ड टाइम स्पेस में जा रही है। सो थर्ड स्पेस मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा रहे हैं ये। ओके, और ये किस स्पेसक्राफ्ट से जा रहे हैं, तो बोइंग का स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट है जिसके थ्रू ही जा रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है, इंडियन ओरिजिन सुनीता विलियम्स का थर्ड स्पेस मिशन है। तो पूछ सकते हैं रिसेंटली इनका कौन सा किसका थर्ड स्पेस मिशन था, तो आंसर सुनीता विलियम्स। ओके, नेक्स्ट आता है अब अवार्ड्स में। तो ये था साइंस एंड टेक जो में न्यूज़ में था। अब अवार्ड्स की बात करते हैं, तो जो भी अवार्ड्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उनको एक एक करके गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले आता है व्हिटले गोल्ड अवार्ड। ये डायरेक्टली पूछा जाएगा, ये अवार्ड किसको दिया गया है, ये अवार्ड दिया गया है, याद रखिए, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। ये उनकी इमेज यहाँ पर बनी हुई है। आप सोचेंगे क्यों दिया गया है। पहली बात तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं, कहाँ से, असम से बिलोंग करती हैं, और इन्होंने जीत लिया है व्हिटले गोल्ड अवार्ड, जो एक तरीके से जिसको आप ग्रीन ऑस्कर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तो ऑल्सो नोन एज ग्रीन ऑस्कर। ओके, और ये फर्स्ट टाइम इन्होंने जीता है, ये एक बार और ये अवार्ड जीत चुकी है, मतलब ये इनका सेकेंड टाइम है। ओके, नेक्स्ट, ये अवार्ड इनको क्यों मिला है, फॉर द कंजर्वेशन एफर्ट ऑफ एंडेंजर्ड बर्ड, जिसका नाम है, याद रखिएगा, हरगिला। आप यहाँ पर देख सकते हैं, लोकली उसको हरगिला के नाम से जानते हैं। ये बर्ड है, इसके कंजर्वेशन के लिए उन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। इंग्लिश में इसका नाम है ग्रेटर एडजेंट स्टॉक, याद रखिएगा, है ना। तो इसके वेटलैंड हैबिटेट को बचाने के लिए, इसको बचाने के लिए इन्होंने बहुत वर्क किया, जिसके लिए इनको व्हिटले गोल्ड अवार्ड, जिसको आप ग्रीन ऑस्कर कहते हैं, ये अवार्ड इनको सेकेंड टाइम दिया गया। तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट आता है 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये अभी आपको बता दूं मैं, जो रिसेंटली ये हुआ था, अभी इवेंट हुआ था, कौन सा इवेंट था मैं आपको बता, इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर। ठीक है, ये इवेंट हुआ था, मैं इसका डेट भी बताऊंगा आपको कब हुआ था। ठीक है, एंड ऑफ द मे हुआ था। इसी डे के दिन यूनाइटेड नेशन ने सेलेक्ट किया इंडियन आर्मी की मेजर राधिका सेन, ये उनकी इमेज है। इनको क्या अवार्ड दिया गया है, प्रेस्टिजियस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 जो है वो उनको ये अवार्ड दिया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, अवार्ड जो है कन्फर्ड किया गया राधिका सेन जी को, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल है, दैट इज एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने ये अवार्ड दिया है। और मैंने भी बताया किस ओकेजन में दिया गया है, कब ये अवार्ड दिया गया है, इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपिंग के लिए जो डे है उस दिन इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से 29 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो ये पूछा गया किसको ये अवार्ड दिया गया, तो इनका नाम आपको याद है, राधिका सेन, ये आपको जरूर याद रखें, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन डन है, ये आएगा। तो देखिए, जेनी आर्पेनबैक जो है, उनकी नॉवल कायरोस जो है उसके लिए अवार्ड मिला, ये उनकी इमेज है। और इसको ट्रांसलेट किसने किया, इन्होंने ट्रांसलेट किया, तो ट्रांसलेटर भी बताया था मैं, माइकल हॉफमैन। ओके, तो देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सीधा पूछा गया इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला है, यू हैव टू जस्ट मार्क द आंसर, या किस बुक के लिए मिला है, किस नॉवल के लिए मिला है, तो देन यू हैव टू मार्क द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज, ये अवार्ड किसको मिला है, ये अवार्ड जो है अनाउंस किया गया है और ये मिला है भावी मेहता को। ठीक है, शी इज अ विनर ऑफ 9th एडिशन ऑफ ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज। ठीक है, तो पूछा जाएगा किसको मिला ये अवार्ड, डायरेक्टली हैव टू मार्क द आंसर भावी मेहता। देखिए, ये क्वेश्चंस जो रहते हैं ये डायरेक्ट आते हैं कि ये अवार्ड रिसेंटली मिला है, किसको दिया गया, और आपको पर्सनैलिटीज के नाम लिख देंगे और यू हैव टू मार्क द आंसर। इन अवार्ड्स की हम डिटेल आपको नहीं पढ़नी होती है। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है बहुत ज़्यादा उनकी डिटेल्स पढ़नी होती है। जैसे मैं भारत रत्न की बात करूँ या ऐसे अदर अवार्ड्स की बात करूँ, ऑस्कर की बात करूँ, वो पढ़ने होते हैं, बट इसमें आपको सिर्फ याद रखना है किसको मिला है। ओके, और ये किसके लिए मिला है, जो द बुक ब्यूटीफुल है, ठीक है, जिसको ऑथर किया है प्रदीप सेबेस्टियन। ओके, उसके लिए याद रखिएगा इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो ये विनर है, ये इमेज यहाँ उनकी बनी हुई है, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा किसको ही मिला है। ओके, नेक्स्ट है अमल क्लूनी वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए आरती सिंह आपको दिखेंगी। ठीक है, यहाँ पर उनका नाम यहाँ पर आई थिंक मैंने मेंशन कर रखा है, दैट इज यस आरती। तो याद रखिए इनका नाम आरती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये यहाँ पर जो किंग है यूके के चार्ल्स III उनके साथ खड़ी हुई हैं, क्योंकि अवार्ड जो सेरेमनी है बर्किंघम पैलेस इंग्लैंड में हुई, याद रखिएगा। और ये अवार्ड जो 18 ईयर ओल्ड वुमेन है, जिसका जो ई रिक्शा की ड्राइवर है, यूपी से बिलोंग करती आरती, जिनको ये अवार्ड दिया गया है अमल क्लूनी वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड, जो कि
यूनाइटेड किंगडम के जो किंग होते हैं वो ये अवार्ड देते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है, तो यूपी की स्कीम थी शक्ति स्कीम, उसके अंडर याद रखिएगा इनको ये ऑटो भी मिला हुआ है, पिंक ऑटो जिसको आप कह सकते हैं, इसको रन करती हैं, जिसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट, ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 डायरेक्ट आएगा, किसको अवार्ड मिला है? पवन सिंधी जो है उनको ये अवार्ड दिया गया है। और क्यों दिया गया? फॉर इस कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी एंड डेडिकेशन टू द सर्विंग ह्यूमैनिटी, उसके लिए अवार्ड मिला है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर किस पर्सनैलिटी को ये अवार्ड दिया गया है, दैट इज सफिशिएंट। ओके, याद रखिए मैं ऐसी वो चीज़ें डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करता हूँ जो एग्जाम में कम आए। ओके, मैं चाहूँ तो एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस करूँ, बट उसके एग्जाम में आने के चांसेस कम हो जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ आप वो याद करो, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, यूनेस्को का याद है, यूनेस्को या गुलेरेमो कैनो वर्ल्ड पीस फ्रीडम प्राइज। ओके, सीधा पूछाएगा ये प्राइज किसको दिया गया है? ओके, यू हैव टू मार्क द आंसर। इसका आंसर है पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट। आपको पता होगा पैलेस्टीन और इजराइल में किस तरह इश्यूज चल रहे हैं। ओके, जिस तरह गाजा में क्राइसिस चल रहे हैं, तो इन्होंने कवर की, रिपोर्टिंग कवर की, इसमें बहुत से लोग की डेथ भी हो गई। तो याद रखिएगा 2024 का यूनेस्को गुलेरेमो कैनो वर्ल्ड पीस फ्रीडम प्राइज जो है वो पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट को दिया गया है। ओके, तो जस्ट यू हैव टू मार्क द आंसर पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट। ओके, नेक्स्ट, साहित्य एकेडमी फेलोशिप प्राइज 2024। यहाँ पर आप मेरे सामने इमेज देख रहे होंगे, ये अवार्ड इनको दिया गया, इनका नाम है रस्किन बॉन्ड। ओके, तो रस्किन बॉन्ड को ये दिया गया है, ये इंग्लिश ऑथर है रस्किन बॉन्ड, जिनको साहित्य एकेडमी फेलोशिप प्राइज 2024 दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, अब आते हैं हम डिफेंस के लिए, डिफेंस में मूव करते हैं। डिफेंस सेक्टर में क्या क्या चीज़ें न्यूज़ में, उनको गो थ्रू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले आप मेरे पीछे देखिए, स्मार्ट सिस्टम मैंने लिख रखा है। व्हाट इज द स्मार्ट सिस्टम? फुल फॉर्म पढ़ते हैं, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसके बारे में आपको बताता हूँ ये है क्या। डीआरडीओ ने भी रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट किया है इसको। ओके, ओडिशा के जो एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है वहाँ पर इसको टेस्टिंग की गई है। अब ये है क्या, स्मार्ट सिस्टम है क्या, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, इससे क्या होगा, एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी जो इंडियन नेवी की है वो बढ़ जाएगी, मतलब बेटर बूस्टअप हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर ये एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी बढ़ना, इसका मतलब ये होता है, याद रखिएगा, कि आप यहाँ पर वॉरशिप यूज़ कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब, लेट अस सपोज नेवी में कोई सबमरीन लेके अटैक करने वाला होगा इंडिया में। ठीक है, तो क्या होगा, हम यहाँ पर या तो सरफेस वॉरशिप, ओके, या एयरक्राफ्ट या सबमरीन, ठीक है, या कोई भी अदर प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, जहां पर हम ये ट्रैक करेंगे, है ना, जो भी एनिमी की सबमरीन है उसको ट्रैक करेंगे, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको कहते हैं एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी डेवलप करना। ओके, और ये जो आपका स्मार्ट सिस्टम है, ये यही सिस्टम है कि आपको ये हेल्प करता है, याद रखिए, इंडियन नेवी की एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी को डेवलप करने के लिए, कि हम एयरक्राफ्ट सबमरीन कहीं से भी अटैक कर सकते हैं। ओके, और कोई भी सबमरीन को जो भी इंडिया पर अटैक कर रही होगी या उस रोल प्ले कर रही होगी, उसको खत्म कर सकते हैं, उसको डैमेज कर सकते हैं। दैट मीन्स बाय एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी। ओके, और ये जो स्मार्ट सिस्टम है ये उसी पर बेस्ड है। ओके, अभी रिसेंटली सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई है, इसलिए न्यूज़ में चल रहा है। ओके, नेक्स्ट देखिए, रुद्रम 2, अब कहेंगे रुद्रम 2 क्या है? ये डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल है, जिसका नाम है रुद्रम 2। ओके, मैं बता दूं ये मिसाइल जो है ये टारगेट करेगी एनिमी के जो रडार्स होते हैं, सर्विलियंस, ट्रैकिंग, कम्युनिकेशन स्टेशंस होते हैं, उन पर ये अटैक करके उनको डिस्टर्ब कर देगी, डैमेज कर देगी। इसका मिसाइल का नाम है रुद्र M2। तो पूछ सकते हैं रुद्र M2 क्या है, वो आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं अग्निकूल। अग्निकूल क्या है? कंपनी है, याद रखिए, अग्निकूल कॉस्मोस। ओके, उसने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला रॉकेट विथ फुली 3D प्रिंटेड इंजन। तो पूछा जाएगा किसने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला, तो आंसर होगा अग्निकुल कॉस्मोस। ओके, जिसने स्टार्ट अ कंपनी कॉल्ड अग्निकुल कॉस्मोस विच वॉज स्टार्टेड एट IIT मद्रास। तो IIT मद्रास में ये स्टार्ट हुई थी और इसने हिस्ट्री बना दी 30 मई 2024 को। कैसे? बाय सेफली लॉन्चिंग अग्निबाण सॉर्टेड, याद रखिए सॉर्टेड का फुल फॉर्म है सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। ओके, जो कि वर्ल्ड का पहला रॉकेट पावर्ड बाय फुली 3D प्रिंटेड इंजन है। याद रखिएगा, वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट पावर्ड बाय अ फुली 3D प्रिंटेड इंजन जो है वो डेवलप कर दिया है। इसका नाम रखा गया अग्निबाण सॉर्टेड। ओके, किसने बनाया है? अग्निकुल कॉस्मोस ने इसको डेवलप किया, वर्ल्ड का फर्स्ट है। इंपॉर्टेंट हो जाता है जिस तरह हम यार कि 3D प्रिंटेड इंजन डेवलप कर रहे हैं, तो दिस बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नाम पूछाएगा, यू हैव टू जस्ट मार्क द आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? एक्सरसाइज टर्कश। ये एक्सरसाइज देखिए, एक्चुअली ये US और
इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बीच में एक्सरसाइज होती है। ओके, और ये भी 7th एडिशन हुआ है इंडिया यूएस की जो एक्सरसाइज हुई है, जो कि काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है। इसका नाम है तरकश। ये अभी कहाँ हुई थी? ये हुई थी कोलकाता में। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। अप्रैल में स्टार्ट हुई थी, बट अभी मई 15 मई को याद रखिए कंप्लीट हुई है, इसलिए मई में ये एक्सरसाइज वापस न्यूज़ में आ गई। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भीष्म क्यूब। ये क्या है? भीष्म क्यूब क्या है? देखिए, ये एक तरीके से मैं आपको बहुत बेसिक सा बताऊं तो मोबाइल हॉस्पिटल है जिसका नाम है भीष्म क्यूब। ओके, जिसकी अभी रिसेंटली टेस्टिंग भी की गई है, एयर ड्रॉप करा के आगरा में इसकी टेस्टिंग भी हुई। अब आप कहेंगे सर भीष्म क्यूब है क्या? ये इंडिजीनियसली मोबाइल हॉस्पिटल है। कहने का मतलब आप यहाँ पर देखिए, लेटर सपोज कहीं इमरजेंसी सिचुएशन है, वहाँ पर हॉस्पिटल तो नहीं पहुँच सकता है, जैसे डिजास्टर एरिया है, तो देखिए ये हॉस्पिटल तुरंत बनाया जा सकता है। ठीक है, और बहुत से लोगों की यहाँ पर हेल्प की जा सकती है, मतलब एक तरीके से मोबाइल हॉस्पिटल है। ओके, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी प्रोवाइडिंग क्विक एंड कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल असिस्टेंस मिल जाएंगी एनी इमरजेंसी सिचुएशन पे। इन हॉस्पिटल्स को ऐसे डेवलप किया जा सकता है। ओके, इसका नाम रखा गया भीष्म क्यूब। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है? इंडिया का पहला इंडिजीनियस बॉम्बर। ओके, तो इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस बॉम्बर मैं बता दूं, ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस बॉम्बर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है। पूरा अगर बोलूं तो इंडिया फर्स्ट इंडिजीनियस बॉम्बर अनमैन्ड मतलब आपको पता होगा यूएवीज की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है। ओके, इसको डेवलप किसने किया? ये आप सोच रहे होंगे, इसको डेवलप किया है फ्लाइंग वेज डिफेंस, ये कंपनी है। ओके, डिफेंस बेस्ड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी है। ओके, जिसने इसका नाम क्या रखा गया? FWD-200B अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, ये इसका नाम रखा गया। नाम देख सकते हैं। और FWD क्यों लगाया उन्होंने? क्योंकि फ्लाइंग वेज डिफेंस कंपनी का नाम है, इसलिए उन्होंने ये नाम लगाया हुआ है। ओके, ये इंडिजीनियस बॉम्बर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है। इसको बेंगलुरु फर्म ने जो है उसने अनवील किया, जिसका नाम मैंने भी आपको बता दिया, फ्लाइंग वेज डिफेंस। ओके, तो पूछा सकता है इंडिया का पहला इंडिजीनियस बॉम्बर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जो है उसका नाम क्या है? ठीक है, तो ये नाम है FWD-200B अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कुछ स्टेट न्यूज़ पे आते हैं। स्टेट न्यूज़ में क्या क्या चीज़ न्यूज़ में है? पहला है कच्छ अजरक। ओके, आपसे पूछा कि अजरक क्या है? अभी रिसेंटली इसको जीआई टैग मिला है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। एक टेक्सटाइल आपको दिख रहा होगा, एक टेक्सटाइल क्राफ्ट दिख रहा होगा जिसका नाम है कच्छ अजरक। तो पूछा है कि अजरक के नाम से पूछ लेंगे कहाँ से इसको जीआई टैग मिला है, तो अजरक के नाम से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट इसका करेक्ट आंसर गुजरात है। बट अगर कच्छ लिख के दे दिया तो आई थिंक सब लोग मार्क कर देंगे, दैट इज गुजरात। ओके, बट ये है क्या? तो ये टेक्सटाइल है, ये भी आपको याद रखना है, टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट है। ओके, नेक्स्ट कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क, सीधा पूछा जाएगा। ये कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क जो कहाँ डेवलप किया गया है? डेवलप किया गया है नागालैंड में, और विद द हेल्प ऑफ, याद रखिए, जापान। तो जापान और नागालैंड ने मिलकर इसको डेवलप किया है, सबसे पहली बात। और एक्चुअली ये कोहिमा पीस मेमोरियल क्यों बनाया गया? आपने सुना होगा बैटल ऑफ कोहिमा जो 1944 में हुआ था, जहाँ पे जापान और इंडियन आज़ाद हिंद फौज ने मिलकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट की थी, जो कि यहीं कोहिमा में हुई थी। ओके, जिसमें ऑफकोर्स जापानीज जो है वो हार जाते हैं। ओके, और नागालैंड के वहाँ के जो लोकल्स थे उनको भी बहुत इम्पैक्ट हुआ था इस वॉर की वजह से, तो उसी को देखते हुए कोहिमा पीस मेमोरियल जो है वो वहाँ पर बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट है बम्बी बकेट ऑपरेशन। व्हाट इज दिस बम्बी बकेट ऑपरेशन? याद रखिएगा, इंडियन एयरफोर्स MI-17 V5 हेलीकॉप्टर्स जो हैं उन्होंने रिसेंटली ये बम्बी बकेट ऑपरेशन कंडक्ट किया। इसमें होता क्या है? इसमें एक्चुअली फॉरेस्ट फायर हुई थी, तो वहाँ पर बकेट का इस्तेमाल करके, आप देख सकते हैं यहाँ पर बकेट का इस्तेमाल करके, मतलब पानी भर के, जैसे देख सकते हैं एरोप्लेन पानी भर के ये फॉरेस्ट फायर पर छोड़ा गया, जिससे फॉरेस्ट फायर पर कंट्रोल किया जा सके। और ये अभी रिसेंटली उत्तराखंड में हुआ है। ओके, तो यार कि बम्बी बकेट ऑपरेशन पूछ सकते हैं कहाँ कंडक्ट की गई है? उत्तराखंड में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ उत्तराखंड के सीएम कौन है? ठीक है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ओके, वेस्ट नाइल फीवर, ये अभी रिसेंटली रिपोर्ट हुआ, कुछ केसेस मिले, और ये सबसे पहले रिपोर्ट कहाँ हुआ है? ये सबसे पहले रिपोर्ट हुआ है केरल में। तो पूछ सकते हैं वेस्ट नाइल फीवर सबसे पहले कहाँ रिपोर्ट हुआ? यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज केरल। ओके, नेक्स्ट पिरुल लाओ पैसा पाओ कैंपेन। ये कैंपेन जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। मैं बताऊं यहाँ पे पिरुल क्या होता है। पिरुल आप दीजिए। ओके, आप अगर पिरुल देंगे 50 रुपीज़ आपको मिलेगा पर केजी, सरकार आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। पिरुल क्या होता है? जो पाइन की ट्रीज की लीव्स होती है उसे कहते हैं पिरुल। और याद है कि गर्मियों के टाइम पर वो ऑटोमेटिकली हीट अप हो जाती है और उससे आग लग जाती है, तो ये पिरुल को हटाना है। उसी के लिए पिरुल लाओ पैसा पाओ कैंपेन जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। इसमें लोग जो हैं वो पैसे के चक्कर में पिरुल को सारा इकट्ठा करके गवर्नमेंट को दें और ऐसी फॉरेस्ट फायर ना हो पाए। ओके, नेक्स्ट है स्कूल ऑन व्हील्स प्रोग्राम। व्हाट इज दिस? ये मणिपुर गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया स्कूल ऑन व्हील्स प्रोग्राम, जहां पर एजुकेशन दिया जाएगा स्टूडेंट्स को जिनको शेल्टर्ड मिला हुआ है रिलीफ कैंप में। याद रखिए, बहुत अक्रॉस द स्टेट में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो रिलीफ कैंप पे हैं, तो उनको एजुकेशन देने के लिए स्कूल ऑन व्हील्स जो है वो मणिपुर ने स्टार्ट किया है। कमेंट बॉक्स में मुझे मणिपुर के गवर्नर कौन है, एक लेडी है, उनका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए। ओके, चलिए
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं नेशनल न्यूज़ में। ओके, अभी तक आपने देखा, मैंने आपको इंटरनेशनल चीज़ों के बारे में बताया, ठीक है, जो अपॉइंटमेंट्स थी उनकी बताई। अब हम बढ़ते हैं नेशनल न्यूज़ में। सबसे पहले इंडिया का पहला एस्ट्रो टूरिज्म इनिशिएटिव, ओके, इंडिया फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म इनिशिएटिव, ये उत्तराखंड ने स्टार्ट किया है, जिसके साथ उससे पार्टनरशिप की है, स्टारस्केप्स के साथ पार्टनरशिप की है। ओके, और इंडिया का पहला एस्ट्रो टूरिज्म इनिशिएटिव जो है वो डेवलप किया जा रहा है उत्तराखंड में। ऑफकोर्स इससे एस्ट्रोनॉमी जो है वो अट्रैक्ट होगी, लोग याद रखिएगा कॉस्मोस मतलब यूनिवर्स पे डिस्कवरी कर सकते हैं, जिसके लिए ये इंडिया का पहला एस्ट्रो टूरिज्म जो है वो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर्स। आप यहाँ पर 2 एंकर देख रहे होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर है, जिनको लॉन्च किया है किसने, ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन ने अपने चैनल डीडी किसान में। और इन दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम है, एक का नाम है क्रिश और एक का नाम है भूमि, जो अभी 26 मई को ही लॉन्च की गई है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नेशनल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क। क्या देखिए, नेशन फर्स्ट, नेशनल नहीं, नेशन पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया पुणे में। तो पूछा जाएगा इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क कहाँ है, यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज पुणे, दैट इज महाराष्ट्र। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन। अगर देखा जाए ये अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट ने 33% वुमेन को जॉब दे दी है, रिजर्वेशन दे दिया है कॉन्ट्रैक्ट जॉब में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जॉब क्या होती है, जिसमें आपको पता होगा ऐसी जॉब जहाँ पर वर्कर को हायर किया जाता है एक स्पेसिफिक जॉब के लिए, वो जॉब कंप्लीट होने के बाद उनको उतना पैसा दे दिया जाता है, वो चले जाते हैं। ओके, जनरली ग्रेड 4 में आप देखेंगे ऐसी जॉब्स कर्नाटका में हैं, तो उसके लिए याद रखिए 33% रिजर्वेशन जो है वो गवर्नमेंट ने कर दिया वुमेन्स के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन मर्यादा जो है रुद्रप्रयाग में लॉन्च किया गया, दैट इज उत्तराखंड पुलिस ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, ड्यूरिंग केदारनाथ यात्रा। इसका टारगेट ये है कि जो ड्रग यूज़ होते हैं, लोग वहाँ पर चिल्ला चौट करते हैं, मतलब राउडी बिहेवियर होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन मर्यादा जो है वो लॉन्च किया उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। ओके, नेक्स्ट आरतारा 24। व्हाट इज दिस आरतारा 24, ये बता देता हूँ। ये एक फाइन आर्ट एग्जीबिशन एंड कंपटीशन है। ओके, जहाँ पर ये अभी रिसेंटली दुबई में कंडक्ट हुई है, जहाँ पर एक तरीके से जो भी आर्टिस्टिक टैलेंट है इंडिया का वो यहाँ पर नर्चर होता है। ठीक है, वो अपनी चीज़ें यहाँ पर दिखा सकता है इस प्लेटफॉर्म में। ठीक है, ये फाइन आर्ट एग्जीबिशन एक तरीके से जो अभी रिसेंटली कहाँ पर लगाया गया है, लगाया गया है दुबई में। कहाँ पर, दैट इज एट दुबई। ओके, नेक्स्ट है इंडिया स्किल 2024। व्हाट इज दिस, 4 दिन का नेशन का बिगेस्ट स्किल कंपटीशन हुआ है, इसका नाम है इंडिया स्किल 2024। 15 मई को हुआ है, ये हुआ है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली में इसको कंडक्ट किया कराया गया है। ओके, इंडिया बिगेस्ट स्किल कंपटीशन पूछा लगता है कहाँ हुआ है, तो यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज न्यू दिल्ली। ओके, नेक्स्ट DRIMS प्लेटफॉर्म, सबसे पूछा गया फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म है इसका डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, ये प्लेटफॉर्म है जिसको यूनिसेफ के साथ कोलैब करके बनाया गया है, जहां पर आपको एफिशिएंट डिजास्टर रिपोर्टिंग, उसकी किस तरह डिलीवरी हो सकती है, मतलब एड डिलीवरी किस तरह हेल्प कर सकते हैं हम, ये सारी चीज़ें आपको याद रखिएगा यहाँ पर मिलेगी इस डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम पे। ओके, जिसको लॉन्च किया है असम ने, DRIMS प्लेटफॉर्म को फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो असम ने लॉन्च किया है। तो पूछ सकते हैं किसने लॉन्च किया है इस प्लेटफॉर्म को, किससे रिलेटेड है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है और इसको लॉन्च किया है किसने, असम ने, और विद द कोलैबोरेशन ऑफ यूनिसेफ, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट 46th एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। ओके, व्हाट इज दिस, पहली बात ये 46th एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग 46 जो एडिशन था, और 26 मीटिंग ऑफ कमिटी ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये दोनों मीटिंग्स जो है यार ये 28 मई से 30 मई के बीच में कोची केरल में हुई। तो पूछा कि कहाँ हुई है, कोची केरल में हुई है। और इसको होस्ट किसने किया, इस मीटिंग को, इसको होस्ट किया नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है। ठीक है, तो रिसेंटली इसको कंडक्ट किया गया है। आपको सीधा पूछाएगा कहाँ पे हुई, यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज कोची केरला। ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्रू माइग्रेंट्स की मैं बात करता हूँ। ब्रू माइग्रेंट्स इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम लोकसभा में के इलेक्शन से पार्टिसिपेट किया एज अ त्रिपुरा वोटर्स। ओके, एक्चुअली इनका इशू अगर देखा है बड़ा इंपॉर्टेंट एक एथनिक कन्फ्लिक्ट रहा है। ओके, मिजोरम से, तो मिजोरम से इनको भगा दिया गया था, तो 37,000 ब्रू माइग्रेंट्स जो है मिजोरम छोड़ के, ठीक है, वो त्रिपुरा सेटल हो गए थे। और दिस वॉज द लार्जेस्ट इंटरनल डिस्प्लेसमेंट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ओके, और अब इनको फाइनली वोटिंग राइट्स मिल गए हैं त्रिपुरा से। ओके, डिबेट था त्रिपुरा देगा कि जहाँ से भागे हैं, कहाँ से भागे, मैंने अभी आपको बताया, दैट इज़ फ्रॉम एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इनका वो था मिजोरम में। फाइनली इनको त्रिपुरा से वोटर ID कार्ड मिले हैं। ओके, नेक्स्ट
जीरो वेस्ट टू लैंडफिल एक्लोलेट, याद रखिए जीरो वेस्ट टू लैंडफिल एक्लोलेट, एक्लोलेट मतलब होता है अवार्ड। ओके, ये अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, ठीक है। फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव जीरो वेस्ट टू लैंडफिल एक्लोलेट फॉर द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII ने ये अवार्ड इनको दिया है, ठीक है। तो आपको पता होगा आज की डेट में जो वेस्ट होता है वो हम लैंडफिल कर देते हैं, मतलब गड्ढा खोद के उसके अंदर डाल दिया जाता है, बट उससे भी सॉइल पोल्यूशन होता है। बट ये तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कर दिया है जीरो वेस्ट टू लैंडफिल। कहने का मतलब इन्होंने एयरपोर्ट डाइवर्टेड 99.50 वेस्ट फ्रॉम लैंडफिल्स, तो लैंडफिल्स नहीं हो रहा है। ओके, 100% ऑफ प्लास्टिक एंड म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, याद रखिएगा, इन्होंने डाइवर्ट किया है, मतलब लैंडफिल्स नहीं कर रहे हैं, उसको किस तरह रीयूज कर सकते हैं उस पर फोकस किया जा रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है पहला हाइड्रोजन प्लांट ऑफ गेल, ठीक है। ये कहाँ बनाया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन, आपको पता है गेल को ओन करती है ना, और उसका पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो ऑपरेशनल हो गया है, और वो हुआ है विजयपुर इन मध्य प्रदेश में, ठीक है। याद रखिए विजयपुर इन मध्य प्रदेश में इस प्लांट को लगाया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट, 100 मिलियन इन रेमिटेंसेज, $100 मिलियन इन रेमिटेंसेज। इंडिया पहली कंट्री बन गई टू अचीव $100 मिलियन इन रेमिटेंसेज इन 2022। यूनाइटेड नेशन माइग्रेशन एजेंसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, याद रखिएगा, इंडिया 100 मिलियन से भी ज़्यादा रेमिटेंसेज जो है वो इंडिया ने अभी रिसेंटली रिसीव किया। तो पूछ सकते हैं किस कंट्री ने रिसेंटली इतना रेमिटेंसेज रिसीव किया है? इसको रेमिटेंसेज नहीं पता, बाहर जो इंडिया से लोग रहते हैं वो इंडिया में पैसा भेजते हैं, उसको हम रेमिटेंसेज कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है छाबर पोर्ट। छाबर पोर्ट आपको पता होगा, ठीक है। छाबर पोर्ट जो है बड़ा न्यूज़ में रहता है, ठीक है। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि पहली बात ये पोर्ट कहाँ पर है? ये पोर्ट है ईरान में। कहाँ पर है ये पोर्ट? ईरान में। और इंडिया और ईरान ने अभी, याद रखिएगा, एग्रीमेंट साइन कर लिया, अभी मई में एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसके अंदर इंडिया ऑपरेट करेगा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट शाहिद बहिश्ती टर्मिनल ऑफ छाबर पोर्ट को फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, और ये इंडिया को दे दिया गया है। आपको बताना है इंडिया की कौन सी कंपनी जो है वो रेगुलेट करेगी, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। आप मुझे बताइए कौन सी कंपनी जो है वो रेगुलेट करने वाली इस छाबर पोर्ट को, ठीक है। आप कहेंगे सर ये तो पहले ही मिल चुका है। एक्चुअली पहले क्या होता था, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में मिलता था और पीरियोडिकल बेसिस में रिन्यू होता था, बट अब देखिए 10 साल के लिए आपको ये जो इसकी पूरी कनेक्टिव जो पूरा ये टर्मिनल है, याद रखिए शाहिदी बेइश्ती टर्मिनल जो छाबर पोर्ट का है, पूरी तरीके से मिल गया है। कौन सी कंपनी इसको रेगुलेट करेगी इंडिया की तरफ से, शिपिंग मिनिस्ट्री की तरफ से, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट, 200 ईयर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन तमिल्स। ये क्या है? याद रखिए हमारे जो श्री रविशंकर हैं उनको पहला स्टैंप दिया गया है फॉर 200 ईयर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन तमिल्स इन श्रीलंका। 200 ईयर्स हो गए हैं जो इंडियन तमिल से श्रीलंका में रह रहे हैं, इसलिए इनको स्टैंप जो है रवि रविशंकर जी को ये दिया गया। देखिए अब हम इंपॉर्टेंट डेज ऑफ मई मंथ का देख लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज थे, उनकी थीम्स क्या थी, क्योंकि ये भी एग्जाम में बहुत आता है। मई मंथ का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। सीधा पूछा जाएगा वर्ल्ड रेड क्रॉस डे को आप सेलिब्रेट करते हैं, तो आंसर है 8 मई। पहले सबसे पहले आपको डेट याद रखनी रहती है 8 मई, और फिर अगला पूछा जाएगा इसकी थीम क्या है। देखिए दो चीजें कॉमन रहती है इंपॉर्टेंट डेज की, डेज और उसकी थीम। तो थीम है आई गिव विथ जॉय एंड द जॉय आई गिव इज अ रिवॉर्ड। तो ओके, तो जॉय करके रिवॉर्ड करके जैसे आप दिमाग में बैठा लीजिए, इस बार की ये थीम थी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डे में, दैट इज वर्ल्ड थैलासेमिया डे। ओके, याद रखिएगा एक थैलासेमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसपे आप देखते हैं ब्लड से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ब्लड में इश्यूज आ जाते हैं, हीमोग्लोबिन में प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसी के अवेयरनेस के लिए हम 8 मई को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड थैलासेमिया डे। याद रखिएगा वर्ल्ड थैलासेमिया डे जो है वो हम 8 मई को सेलिब्रेट करते हैं। थीम देख लीजिए, एम्पावरिंग लाइव्स एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस। सिर्फ इतना लिख के आएगा, आपको सिर्फ इतना जानना है। बाकी इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल ये पूरी लाइन जो रहती है वो जनरली नहीं आती, आपको सिर्फ यहीं तक आएगी, एम्पावरिंग लाइव्स एंड एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी आप चाहो तो पूरा पढ़ सकते हो, बट आपको बेसिक याद रखना है, इट्स अ ब्लड डिसऑर्डर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज में आते हैं, दैट इज वर्ल्ड बी डे। मैं बी की बात कर रहा हूं, ठीक है, हनी बी की बात कर रहा हूं। तो इसको ऑब्जर्व किया था 28 मई को। कब ऑब्जर्व किया था? 28 मई को। थीम देखिए बड़ी आसान सी है, बी इंगेज्ड विथ यूथ। तो याद रखिए बी जो है वो इंगेज रहे विथ यूथ, इस तरह की थीम आपको याद रखना है। 28 मई को हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड नो टोबैको डे। ऑफ कोर्स हमको टोबैको नहीं लेना चाहिए। वर्ल्ड नो टोबैको डे हम सेलिब्रेट करते हैं 31 मई को, मतलब एंड ऑफ द मे। ओके, और थीम इस बार की क्या थी? प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इन
इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। याद रखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। ऑफकोर्स हमें बच्चों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसी से रिलेटेड थीम होती है। मैं फिर से बार बार बता रहा हूं आपको, इंपॉर्टेंट डेज में डेज और थीम्स इतना ही याद कर लो, दैट इज सफिशिएंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे में आते हैं, फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो। अब आप कहेंगे सर पोटैटो डे भी आप बता रहे हो, एक्चुअली फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट किया गया इसलिए मैं बता रहा हूं। ओके, फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो था जो 30 मई को सेलिब्रेट किया गया है ना। यूनाइटेड नेशन ने रेजोल्यूशन पास किया था दिसंबर 2023 में कि अब हम 30 मई को, याद रखिएगा, इंटरनेशनल डे ऑफ पोटैटो सेलिब्रेट करेंगे। तो फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया इसलिए मैंने आपको बताया। वैसे ओवरऑल ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया इस बार, तो पूछ सकते हैं एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। म्यूजियम डे की मैं बात कर रहा हूं, ये सेलिब्रेट किया था 18 मई को। ओके, और थीम देखिए, म्यूजियम्स फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। तो एजुकेशन एंड रिसर्च, इस तरह का वर्ड आप याद रखिएगा, आपको थीम याद रहेगी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है, दैट इज वर्ल्ड अस्थमा डे। अस्थमा की मैं बात करता हूं, देखिए फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई, याद रखिए पहला ट्यूसडे ऑफ मई को सेलिब्रेट करते हो, तो इस बार 7 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेट किया गया। और थीम देखिए, अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। याद रखिए, अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स जो है इस बार की थीम है। ओके, तो ये आपको थीम भी याद रखनी है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर डे। याद, ये तो बहुत फेमस है, फर्स्ट मई को हम सेलिब्रेट करते हैं, जिसको आप वर्कर्स डे भी कहते हैं। तो याद रखिए, इंटरनेशनल लेबर डे या वर्कर डे, ये भी आपको याद रखना है। और इस बार की थीम जो है वो है एंश्योर वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिट्स क्लाइमेट चेंज। याद रखिएगा, तो थीम थोड़ी बड़ी सी है, एंश्योर वर्क प्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिट्स क्लाइमेट चेंज, आपको याद रखना है। और डे जो है वो सबको पता होगा, हम लेबर डे कब बनाते हैं, दैट इज ऑन 1 मई। तो ये इंपॉर्टेंट डेज हैं, याद रखिएगा, आपको भूलना नहीं है। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे। अगर मैं पूरे मई मंथ में आप बोलो सर कोई एक डे बताओ जिस पर क्वेश्चन आ सकता है, जिसकी थीम पूछी आ सकती, तो वो यही है। ये सेलिब्रेट किया था 22 ऑफ मई को, और थीम है बी पार्ट ऑफ द प्लान। याद रखिए, बी पार्ट ऑफ द प्लान जो है इस बार की थीम है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी मैं इसलिए बात कर रहा हूं, BRO बहुत न्यूज में रहता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर, सॉरी, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, 1960 में स्टैब्लिश हुआ था। बट एक्चुअली याद रखिएगा, ये 7 मई 1960 में सेलिब्रेट हुआ था। तो इस बार उसको 65 ईयर्स हो गए उसके फाउंडेशन के, तो 65 रेजिंग डे था, याद रखिएगा, BRO का। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको ये चीजें याद रखनी है। ओके, और आप मुझे बता दीजिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो मैंने अभी बताया आपको, चलिए मैंने बता ही दिया, 7 में 1960 में ये फॉर्म हुआ था, दैट इज सफिशिएंट। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। दिस इज अगेन, अगर मैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो अभी 22 में मैंने बताया, उसके बाद अगर आप सेकेंड इंपॉर्टेंट डे पूछेंगे मई मंथ का, तो यही है। 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, आपको याद रखना है ना। और ये इस बार 31st वर्ल्ड प्रेस डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया, 31st एडिशन का। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखिए मैं इसका 31st भी बता रहा हूं आपको। और थीम भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अ प्रेस फॉर द प्लैनेट। बस ये लिख के आएगा, PP करके आएगी, और याद रखिए क्वेश्चन जरूर आ रहा है। अ प्रेस फॉर द प्लैनेट इज अ थीम फॉर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? इंटरनेशनल नर्सेस डे। ये भी इंपॉर्टेंट है, 12 मई को सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल नर्सेस डे। ऑफ कोर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है उनके ट्रिब्यूट में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। ओके, जब वो बॉर्न हुई थी, उनका बर्थ एनिवर्सरी में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस बार की थीम इंपॉर्टेंट है, आर नर्सेज आर फ्यूचर द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर। याद रखिएगा, आर नर्सेज आर फ्यूचर द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर इस बार की थीम है। तो थीम्स भी आपको याद रखते रहना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली 2024। फैमिली की मैं बात कर रहा हूं, डे सेलिब्रेट किया था 15 मई को। थीम है फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज। अगेन देखिए क्लाइमेट चेंज, ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, इसलिए इंटरेस्टिंग तरीके से बता रहा हूं, इसको आपको धीरे धीरे करके याद हो जाए। और लेक्चर को एंड तक अगर आप देख रहे हो तो आपको हर चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी कि हम टू द पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, हम इधर उधर की चीजें डिस्कस कम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2024। हाइपरटेंशन डे की बात करो तो 17 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। आज के में लोगों को हाइपरटेंशन है, पब्लिक अवेयरनेस नहीं है, ठीक है, और बहुत से लोगों की डेथ हो जाती है हाइपरटेंशन की वजह से, तो उसी के अवेयरनेस पे याद रखिएगा, ठीक है। ये जो है 17 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम देखिए, मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी थीम है, आपको इस बार 2024 की थीम भी याद रखनी है इसकी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? वर्ल्ड फुटबॉल डे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 193 मेंबर्स ने रेजोल्यूशन पास किया 7 मई 2024 को। क्या? 7 मई 2024 को, कि 25 मई को हर साल हम वर्ल्ड फुटबॉल डे बनाएंगे। तो याद रखिएगा, फुटबॉल डे इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में बताओ इस बार मेंस फीफा वर्ल्ड कप जो है, ठीक है, वो कहां होने वाला है और किस ईयर में होने वाला है मेंस फीफा वर्ल्ड कप। ओके, ये आपका होमवर्क है क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है।
फुटबॉल की बात की है, 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड थायराइड डे। थायराइड डे, थायराइड की प्रॉब्लम आप सबको पता होगा, लोगों को है, ठीक है, तो उसी के लिए अवेयरनेस के लिए 25 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं। थीम है नेचुरल एंड इजी वेज टू प्रिवेंट थायराइड डिसीज। याद रखिएगा, नेचुरल एंड इजी वे टू प्रिवेंट थायराइड डिसीज इज द थीम, तो थीम भी आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर। मैंने बताया था ना, इसी दिन अवार्ड भी दिया गया जो इंडिया के सेन को मैंने अभी आपको डिस्कस किया, उसको मिला। ये 29 मई को सेलिब्रेट किया जाता है और थीम है फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर। ओके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी थीम है, जस्ट गो थ्रू करो, दैट इज सफिशिएंट। ओके, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स जो मैंने अभी आपको बताई। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं करंट अफेयर्स में के, दैट इज स्पोर्ट्स न्यूज। स्पोर्ट्स आपको पता है आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट बन गया है, इससे बहुत क्वेश्चन भी फ्रेम किए जाते हैं, तो एक एक करके स्पोर्ट्स न्यूज की बात करते हैं। मैं स्पोर्ट्स न्यूज की अगर बात करूं, सबसे पहले आप देख रहे होंगे मेरे सामने सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी। सबसे पहले पूछा है सुल्तान अजलान ट्रॉफी जो 2024 में हुई, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो आंसर है हॉकी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आएगा, इसको इस बार किसने जीता? जापान ने जीता, ठीक है, पहली बार जापान ने जीता और पाकिस्तान को हराया। आप कहेंगे सर इंडिया क्या फाइनल में नहीं पहुंचा? अरे इंडिया ने इस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये टूर्नामेंट जो है मलेशिया में हो रहा था, ओके, याद रखना है कहाँ हो रहा था, मलेशिया में। टीम्स देख लीजिए, जापान, पाकिस्तान, कनाडा, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड एंड मलेशिया, ये टीम्स थी, ओके, तो इंडिया इसमें नहीं था, ओके, और जीता किसने है? जापान ने जीता, ये आपको याद रखना है, ठीक है, और ये होस्ट कौन कर रहा था? दैट इज मलेशिया, ओके। नेक्स्ट आते हैं इंडिया के 85th चेस ग्रैंड मास्टर, सिर्फ नाम याद रखना है, पी श्याम निखिल, ओके, तो पी श्याम निखिल जो है वो आपको याद रखना है, 85th। अब देखिए हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो स्पोर्ट्स की करंट अफेयर्स है दैट इज इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024। ओके, अब मैं इटालियन टेनिस टूर्नामेंट, पहली बात तो देखिए टूर्नामेंट कौन सा है, टेनिस टूर्नामेंट है, और इसमें मेंस सिंगल और वुमेन सिंगल किसने जीता, सिर्फ आपको इतना याद रखना है। दोनों की इमेज मैंने बना रखी है, बट स्टिल आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। वुमेन सिंगल की बात करूँ तो याद रखिए इगा स्वातिक, शी इज वेरी फेमस प्लेयर, बहुत जगह इनका नाम देखा हुआ है, यहाँ इनका नाम लिखा हुआ है, याद रखिए इगा स्वातिक जो है उन्होंने इटालियन ओपन 2024 जो टेनिस टूर्नामेंट है उसको वुमेन सिंगल में जीता। और मेन सिंगल में आप यहां पर देख सकते हैं अलेक्जेंडर ज़ेवरेव, याद रखिए अलेक्जेंडर ज़ेवरेव जो है उसने सिंगल टाइटल जीता है। तो इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट डायरेक्टली आएगा, क्योंकि रीसेंट टूर्नामेंट्स जो होते हैं वो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में आते हैं। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बात बताओ, चलो इगा स्वातिक कौन सी कंट्री के लिए खेलती हैं और अलेक्जेंडर ज़ेवरेव जिसकी मैंने अभी बात की वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि उन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स में बता रखा है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूं आईसीसी मेंस 2020 वर्ल्ड कप की, और आपको पता है 2020 वर्ल्ड कप जो है वो यूएसए में और कैरेबियन आइलैंड्स दैट इज वेस्ट इंडीज में खेला जा रहा है। ओके, खास बात क्या है, इसमें अलग अलग पूल बनाए गए हैं, और देखिए पाकिस्तान के एक प्लेयर को यहां पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ऐसी बात नहीं सिर्फ यही बने, इनके साथ साथ इनका नाम है शाहिद अफरीदी, इनके साथ साथ युवराज सिंह, क्रिस गेल, और याद रखिएगा जमैका के आपको पता होगा स्प्रिंटर जो बहुत तेज दौड़ते हैं उसैन बोल्ट, वो भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं आईसीसी मेंस 2020 वर्ल्ड कप 2024 जो कि यूएसए और वेस्ट इंडीज में हो रहा है। ओके, अब इंटरेस्टिंग बात यह है, देखिए पाकिस्तान के ब्रांड एम्बेसडर तो बना दिए जाते हैं, बट पाकिस्तान जैसी क्रिकेट टीम एकदम जो अभी स्टार्ट करी यूएसए, उससे भी क्रिकेट मैच हार जाती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि यूएसए से भी हार रहे हैं ये लोग। ओके, ये क्या क्वालिफाई करेंगे? ओके, तो यूएसए से हार चुकी है। 9th एडिशन का ये 2020 वर्ल्ड कप हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा पाकिस्तान के कोई भी चांसेस हैं, ठीक है, वो मैंने पहले ही राइट ऑफ कर दिया इस पाकिस्तान की टीम को। ओके, आप भी बताइए क्या पाकिस्तान आपको लगता है ग्रुप स्टेजेस क्वालिफाई कर पाएगी आफ्टर गेटिंग डिफीटेड बाय यूएसए? यूएसए ने तक डिफीट कर दिया इनको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है यहाँ पर दैट इज 2023-2024 यूईएफए यूरोपा लीग। ओके, तो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट लीग। अगर मैं इस लीग की बात करूँ तो ओके, तो इस सीधा क्वेश्चन आया, क्योंकि अभी रिसेंट में विनर बना है। कौन बना है विनर? अब ऑप्शंस रहेंगे। ओके, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इटालियन फुटबॉल क्लब है जिसका नाम है एटलांटा बीसी, याद रखिए एटलांटा बीसी जो है उसे डिफीट कर दिया जर्मन फुटबॉल क्लब को जिसका नाम है लेवरकुसन। 3-0 से उन्होंने जीता है, बट आपको ये सब नहीं याद रखना, आपको सिर्फ इतना रखना है किसने जीता है, एटलांटा बीसी इटालियन फुटबॉल क्लब, दैट्स इट। टूर्नामेंट हो रहा था आयरलैंड में, याद रखिएगा, वो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट किसने जीता है सिर्फ इतना याद कर लेना। किसी किसी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है, जैसे ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हमारे एग्जाम में जब आते हैं हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आईपीएल किसने जीता? आईपीएल 2024, इस पर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, आईपीएल 2024 किसने जीता? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कमेंट बॉक्स में आप मुझे
आंसर करके बताइए इस बार का आईपीएल 2024 किसने जीता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, मैं बता दूं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप मई में हो रही थी, जो कि जापान में हो रही थी, ठीक है, कोब जापान में हो रही थी, ठीक है। अब आपको मुझे बताना, मैं रैंक 1 बता रहा हूं, इस पे पूरी चैंपियनशिप खत्म हो गई। रैंक 1 पे चाइना था। कौन था रैंक 1 पे? चाइना था। अब आपको बताना है इंडिया की रैंकिंग कितनी थी। मैं इंडिया के मेडल्स आपको बता देता हूं। इंडिया के 6 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज हैं। तो आप देखेंगे करीबन इंडिया की टोटल मेडल्स है 17। कितने मेडल है इंडिया की टोटल? 17 मेडल्स है। मैंने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज भी आपको बता दिया है, ठीक है। अब आपको मुझे होमवर्क में बताना है, सर्च करो कि इस बार वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप जो हुई है उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी रही, क्योंकि रैंक 1 पर है चाइना। थोड़ा सा देखिए, मैंने इतना सारा आपको बता दिया है, थोड़ा तो सर्च करके आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, इससे आपको पता चलेगा आप लोग कितने शार्प हो। ओके, अब पहला गोल्ड इंडिया के लिए वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए किसने जीता? ये इंपॉर्टेंट इसलिए आता है क्योंकि पर्सनैलिटी भी इंपॉर्टेंट है। दीप्ति जीवांजी जो है, याद रखिए, इन्होंने गोल्ड जीता और इन्होंने एक्चुअली रिकॉर्ड भी बना दिया। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है 400 मीटर T20 इवेंट में, है ना, जहां पर मांझी ने, याद रखिएगा, रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। 55.07 सेकेंड में ही इन्होंने कंप्लीट कर ली, जबकि लास्ट टाइम रिकॉर्ड था 55.12। तो दैट इज वाई शी बिकम वेरी फेमस। और एग्जाम में ये चीज आ सकती है, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है। ओके, मेडल्स मैंने आपको बता दिए हैं। कमेंट बॉक्स में आई होप आप मुझे बताएंगे इंडिया की रैंकिंग क्या रही। ओके, नहीं बता, चिंता मत करो, जो बताएगा उसका कमेंट पिन कर दिया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली बाकियों को भी पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनील छेत्री की बात करते हैं। 6 जून था, लास्ट मैच था सुनील छेत्री का। फुटबॉल के हमारे बहुत फेमस कैप्टन रहे हैं, अब इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। कुवैत के साथ मैच था, 6 जून को इन्होंने रिटायरमेंट लिया। तो जस्ट रिमेंबर, फुटबॉल प्लेयर है सुनील छेत्री, इनको नहीं पता, और अभी रिसेंटली जून में ही इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। ओके, 6 जून को। ओके, नेक्स्ट है फेडरेशन कप 2024। सबसे पहले ये फेडरेशन कप कहाँ हो रहा था? ये हो रहा था उड़ीसा भुवनेश्वर में, ठीक है। अब इस फेडरेशन कप पे आप देखेंगे हमारे जेवलिन स्टार थ्रोअर हैं, याद रखिएगा, जिनका नाम है नीरज चोपड़ा। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता यहाँ पर, याद रखिएगा, है ना। और आपको पता होगा कि टोक्यो में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक्स में भी हमको गोल्ड मेडल जिता चुके हैं। आई होप इस बार जो पेरिस में ओलंपिक्स हो रहा है उसमें भी गोल्ड जिताएंगे। बट याद रखिएगा, गोल्ड मेडल आपसे पूछा है फेडरेशन कप 2024 में जेवलिन में किसने जीता है, तो करेक्ट आंसर है नीरज चोपड़ा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, ठीक है। सबसे पहले ये चैंपियनशिप हो कहाँ रही है? अब आप लोग ये सोच रहे होगे, तो याद रखिए ये हो रही है हांगकांग में। कहाँ हो रही है? हांगकांग में हो रही है। 6th एडिशन इसका चल रहा है, हो गया ऑफकोर्स, एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया की सृष्टि खांडेकले, ओके, इन्होंने हिस्ट्री स्क्रिप्ट कर दी, क्योंकि पहली बार फर्स्ट एवर इंडियन टू विन अ मेडल एट एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप। याद रखिए, आप सोचेंगे सर कौन सा मेडल इन्होंने जीत लिया है? सिल्वर मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है, और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, तो दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। द वुमेन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये चैंपियनशिप भी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं आईसीसी मेंस 2020 वर्ल्ड कप। मैंने अभी आपको बताया ये इवेंट चल रहा है। आई होप इंडिया जो है इस वर्ल्ड कप को, 2020 वर्ल्ड कप को लिफ्ट करे अंडर द कैप्टनसी ऑफ रोहित शर्मा, है ना। बट देखते हैं क्या होता है आगे, क्या पता चलेगा वो देखेंगे। बट इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, आपने सुना होगा, देखिए वो ऑफिशियल स्पॉन्सर है श्रीलंकन मेंस 2020 टीम का। तो श्रीलंका का भी स्पॉन्सर है, और साथ साथ में से साउथ अफ्रीका, यूएसए को भी स्पॉन्सर किया। देखिए यूएसए को स्पॉन्सर किया और यूएसए ने पाकिस्तान को हरा दिया। बड़ा मतलब इनडायरेक्टली इंडिया का ही एंगल है, इंडिया ने ही पाकिस्तान को हराया है, क्योंकि देखिए अमूल हमारे यहाँ का ब्रांड है, हमने यूएसए को स्पॉन्सर किया और यूएसए ने पाकिस्तान को भी डिफीट कर दिया। ओके, तो याद रखिएगा ये यूएसए को भी स्पॉन्सर कर रहा है, साउथ अफ्रीका को भी, और श्रीलंका को भी अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की अगर बात करूँ, नाडा की बात करूँ, अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इन्होंने किस प्लेयर को भी रिसेंटली सस्पेंड कर दिया है, ठीक है, और ये हैं बजरंग पुनिया। याद रखिए, बजरंग पुनिया है, डोपिंग टेस्ट सैंपल नहीं देने की वजह से इनको सस्पेंड कर दिया गया है। इन्होंने यूरिन सैंपल मांगा गया बट इन्होंने नहीं दिया। ओके, और पुनिया फेसेस 2 ईयर बैन, इनको बैन लगा दिया गया। ऑफकोर्स इसकी वजह से ही पेरिस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है AFC, याद रखिएगा, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की बात करो, वुमेन एशिया कप 2026। दिस इज इंपॉर्टेंट। एक्चुअली क्या हुआ है, अभी ये डिसाइड हो गया कि 2026 का जो ये वुमेन्स का एशिया कप 2026 जो होने वाला है फुटबॉल का, ये कहाँ होगा, इसका होस्ट नेशन डिसाइड हो गया है। इवन 2029 का भी होस्ट नेशन डिसाइड हो गया। आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, दोनों के होस्ट नेशन मैंने मेंशन कर रखे हैं।
2026 का जो होस्ट नेशन होगा वो ऑस्ट्रेलिया होगा और 2029 का जो होस्ट नेशन होगा वो उज़्बेकिस्तान होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ उज़्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उज़्बेकिस्तान एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। दोनों की कैपिटल आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट एवर इंडियन जिम्नास्ट, ये क्यों न्यूज में है? यहां पे न्यूज में आती है दीपा कर्माकर, याद रखिए दीपा कर्माकर हैं ये न्यूज़ में। आप कहेंगे क्यों न्यूज़ में है? ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि ये त्रिपुरा से हैं और ये बिकेम द फर्स्ट एवर इंडियन जिम्नास्ट टू विन गोल्ड मेडल इन एशियन चैंपियनशिप। आप कहेंगे सर ये एशियन चैंपियनशिप हो कहाँ रही थी? ये हो रही थी उज़्बेकिस्तान में, ताशकेंट में। ओके, मई में चैंपियनशिप हो रही थी और ये दीपा ने है, याद रखिए गोल्ड मेडल जीता है ना वुमेन्स वॉल्ट इंडिविजुअल फाइनल में, और इन्होंने हिस्ट्री बना दी क्योंकि फर्स्ट इंडियन जिम्नास्ट टू विन अ गोल्ड मेडल इन एशियन चैंपियनशिप। तो पूछा सकता है दीपा कर्माकर का भी नाम आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये अभी इन्होंने कौन सी चैंपियनशिप जीती है। ओके, तो एग्जाम में न्यूज़ में बहुत चल रही है। ओके, चलिए फर्स्ट एवर टू रीच 350 2020 विकेट, नॉट सो इंपॉर्टेंट बट ऑफ कोर्स ये हमारे इंडियन टीम के प्लेयर हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं जिनका नाम है जो चहल। ओके, तो याद रखिए युजवेंद्र चहल नाम है इनका। ओके, और इन्होंने 350 2020 विकेट लेने वाले पहले प्लेयर बन गए, फर्स्ट इंडियन बन गए जिन्होंने 350 2020 विकेट्स लिए हुए हैं। ओके, अभी आईपीएल चल रहा था, आईपीएल आपको पता है खत्म हो गया है, तो उसमें इन्होंने वो 350 विकेट्स इनके क्रॉस हो गए, तो पहले इंडियन है जिन्होंने 350 विकेट्स लिए हैं, लेग स्पिनर हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024। मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 की अगर बात करूं किसने जीता है? 24 ईयर ओल्ड है, ब्रिटिश फॉर्मूला 1 ड्राइवर है, इनका नाम है लैंडो नॉरिस, याद रखिएगा। तो लैंडो नॉरिस सिर्फ इतना याद रखो इन्होंने जीता है, पहली बार जीता है, मेडन इनका देखिए मैंने मेंशन भी किया हुआ है, फाइनली वॉन इज मेडन F1 टाइटल बाय विनिंग मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024। तो सीधा पूछा किसने जीता है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम। ओके, नेक्स्ट बात करता हूं नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बैडमिंटन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्यों न्यूज में है? नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बैडमिंटन जो गुवाहाटी में है, ठीक है, इट विल गोइंग टू होस्ट 2025 BWF बैडमिंटन की मैं बात कर रहा हूं वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप। तो पूछा जाएगा कौन होस्ट करने वाला है? इंडिया होस्ट करेगा, और इंडिया में कौन सी सिटी अगर ऑप्शन आता है तो यू हैव टू मार्क द आंसर गुवाहाटी, और गुवाहाटी आप सबको पता है असम में है। ओके, नेक्स्ट है मेंस AFC अंडर 23 एशियन कप, ये क्या है? फुटबॉल का ही है, ऑफकोर्स AFC लिखा हुआ है, तो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की मैं बात कर रहा हूं। इसको जीत लिया है जापान ने और हराया है उज़्बेकिस्तान को। ओके, याद रखिएगा जापान ने इसको एक बार और टूर्नामेंट जीत चुकी है, मतलब जापान का फर्स्ट टाइम नहीं है, जापान ने सेकंड टाइम इस टूर्नामेंट को जीता है। ओके, और ये आपको याद रखना है, सीधा पूछा जाएगा मेंस AFC अंडर 23 एशियन कप जो है वो किसने जीता है? आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज जापान, दैट इज सफिशिएंट। ओके, आगे बढ़ते हैं, थॉमस कप और उबेर कप की बात करते हैं। दोनों ही बैडमिंटन के इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप है। ठीक है, जो वुमेन्स खेलती हैं उसे कहते हैं उबेर कप, जो मेंस खेलते हैं उसे कहते हैं थॉमस कप। तो मेंस और वुमेन्स इस तरह आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं अगर आगे बात करूं तो ये इवेंट इस बार का 2024 का चाइना में हो रहा था, और आप देखेंगे थॉमस कप हो चाहे उबेर कप हो, दोनों ही चाइना ने जीता है। तो इंटरेस्टिंग हो जाता है कि चाइनीज बैडमिंटन टीम कंफर्म डोमिनेशन इन बोथ द स्पोर्ट, चाहे वो उबेर कप की बात करो, वुमेन्स उबेर कप की बात करो, चाहे मेंस थॉमस कप की बात करो, दोनों ही उन्होंने जीता। और याद रखिएगा चेंगडू जो इंपॉर्टेंट चाइनीज सिटी है वहां पर ये इवेंट हो रहा था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, इस बार इजी हो गया क्योंकि दोनों एक ही ने जीता हुआ है, तो आप डायरेक्टली मार्क कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है इंडियन सुपर लीग 2023-2024। ठीक है, ये किसने जीता? फुटबॉल का टूर्नामेंट है, इसको जीता है मुंबई सिटी FC फुटबॉल क्लब ने, इसको जीत लिया है। उन्होंने मोहन बागवान सुपर जायंट को फाइनल में 3-1 से हरा दिया, और ये फाइनल हो रहा था आपका कोलकाता में विवेकानंद युवा भारतीय, याद रखिएगा स्टेडियम में ये इवेंट हो रहा था, और कोलकाता में है, वेस्ट बंगाल में है ना, और दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ऐसा नहीं पहला टाइटल इनका सेकंड टाइटल है ये। ठीक है, और IPL किसने जीता? आई थिंक आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर मेंशन करोगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैड्रिड ओपन 2024 अगेन अ टेनिस टूर्नामेंट, मैड्रिड ओपन, इसको किसने जीता? आप यहाँ पर देखिए, अगेन यहाँ पर आपको इगा स्वातिक दिख जाएंगे और एंड्रे रुब्लेव दिख जाएंगे। याद देखिए यहाँ पर जो है पर्सन अलग है, इगा स्वातिक तो कॉमन हो गई, और दूसरा जो है वो एंड्रे रुब्लेव है। ओके, इन्होंने मेंस सिंगल किसने जीता? एगा स्वातिक ने, और वुमेन सिंगल के, सॉरी मैं गलत बोल दिया मैंने, वुमेन सिंगल किसने जीता? एगा स्वातिक ने, जिसकी इमेज यहाँ पीछे बनी हुई है, और एंड्रे रुब्लेव जो है उन्होंने मेंस सिंगल जीता। तो ये भी टूर्नामेंट पूछा जाएगा क्योंकि रिसेंट में हुआ है, और मेरा मानना है रिसेंट इवेंट्स एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट एशियन रिले चैंपियनशिप, मैं रिले की बात कर रहा हूँ।
फर्स्ट एशियन रिले चैंपियनशिप इंपॉर्टेंट इसलिए है, टोटल इंडिया ने इस रिले चैंपियनशिप में मेडल जीते हैं 3, इनमें से 1 गोल्ड है और 2 सिल्वर है, तो इंडिया के टोटल मेडल्स हैं 3। ओके, और ये चैंपियनशिप हो कहाँ रही थी? ये हो रही थी बैंकॉक में। बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड में, याद रखिएगा। मई में ये इवेंट हो रहा था, सीधा पूछाएगा, है ना। द फर्स्ट एशियन रिले चैंपियनशिप वॉज हेल्ड इन, पहली बार हुआ है ना, फर्स्ट एशियन रिले चैंपियनशिप पे तो आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। ओके, और ये कहाँ हुई थी? बैंकॉक, थाईलैंड में। आपसे वेन्यू भी पूछ सकते हैं या इंडिया के मेडल्स भी पूछे जा सकते हैं, 3 मेडल्स थे। ओके, नेक्स्ट 36 ला लीगा टाइटल 2023-2024 ऑफ कोर्स फुटबॉल टूर्नामेंट है और इसको जीता है स्पेनिश फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने। ओके, और रियल मैड्रिड में बता दूं सबसे सक्सेसफुल टीम है ला लीगा टाइटल जीतने में। ओके, फुटबॉल का टूर्नामेंट है। ओके, और किसे जीता? रियल मैड्रिड जो है स्पेनिश फुटबॉल क्लब है जिसने ये इवेंट जीत लिया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इस बार ला लीगा किसने जीता है, एग्जाम में स्पोर्ट्स में आ सकता है क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट दोहा डायमंड लीग 2024। दोहा डायमंड लीग की मैं बात करूं तो इस बार हमारे जो नीरज चोपड़ा जी हैं, याद रखिए जैवलिन थ्रो जो फेंकते हैं, उनको सेकंड प्लेस यहाँ पर लगा है। ही इज नॉट गॉट द फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस फिनिश एट द दोहा डायमंड लीग, ये आपको याद रखना है। उनका इंप्रेसिव थ्रो जो रहा था वो 88.63 मीटर था। ओके, बट आपको याद रखना है उनकी रैंक क्या रही है, सेकंड है या फर्स्ट है, तो जस्ट हैव टू रिमेंबर द सेकंड रैंक। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ मिसलेनियस की। अभी आपने देखा मैंने आपके सामने डिस्कस किए, बहुत से इवेंट्स को मैंने अलग अलग करके मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें आपको चीज़ें याद हो जाए। अब हम मिसलेनियस की ओर मूव करते हैं। ओके, और देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिसलेनियस के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पहला मई में न्यूज में था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, सबसे पहले इसको पब्लिश कौन करता है? इसको पब्लिश करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर पब्लिश करता है। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग क्या है? इंडिया की रैंकिंग है 159 आउट ऑफ 180 कंट्रीज। लास्ट टाइम इंडिया की रैंक 161 थी, तो देखी जाए लास्ट टाइम से इंडिया की रैंक इंप्रूव हुई है। ओके, बट रैंक 1 में कौन है? रैंक 1 आपको याद रखना है, रैंक 1 पे है नॉर्वे। ओके, तो रैंकिंग इंपॉर्टेंट है, जो भी रैंकिंग पब्लिश की मैं सारी आपको बताता जा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट भविष्य पोर्टल। व्हाट इज दिस भविष्य पोर्टल? अगर मैं बात करूं तो इसको पेंशन डिपार्टमेंट ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। इसका काम क्या है? पेंशन जो सैंक्शन हो, पेंशन की जो ट्रैकिंग सिस्टम है उसको एनालाइज करना, उसके लिए भविष्य याद रखिएगा पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। तो जस्ट हैव टू रिमेंबर, ठीक है, इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की तरफ से ये इनिशिएटिव है। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, क्वेश्चन पूछा जाएगा पेंशन सैंक्शन और पेंशन ट्रैकिंग सिस्टम के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है, और ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, यू हैव टू मार्क द आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है दैट इज कूवगम फेस्टिवल। ये फेस्टिवल, देखिए फेस्टिवल का क्वेश्चन ही होता है कि फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया था, यू जस्ट हैव टू मार्क द आंसर। तो पहली बात ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था तमिलनाडु में, पहली चीज़। दूसरी बात ये फेस्टिवल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि ये 5 डेज एनुअल सेलिब्रेशन फेस्टिवल है ऑफ ट्रांसजेंडर पीपल। तो ट्रांसजेंडर पीपल का फेस्टिवल है, इसलिए मेरा मानना है आ सकता है एग्जाम में। जनरली लोकेशंस पूछते हैं कि कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया, यू हैव टू मार्क द आंसर तमिलनाडु। ओके, अब आप देखिए ये एक मेरीन स्पीशीज है जिसका नाम है टार्डिग्रेड। ओके, सो टार्डिग्रेड मेरीन स्पीशीज है। पूछा गया ये स्पीशीज का नाम अभी रिसेंटली इसको डिस्कवर किया गया, किसके नाम पर रखा गया है? इसका नाम रखा गया है चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर, याद रखिएगा, है ना। तो देख सकते हैं नई स्पीशीज फाइंड आउट हुई है, साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु में फाइंड आउट हुई है। ओके, उसका नाम रखा गया है दैट इज बेटेलिप्स चंद्रयानी। ओके, ये नाम रखा गया। तो पूछा गया किसके नाम पर रखा गया? यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन जरूर फ्रेम किए आते हैं, किसके नाम पर रखा गया, और यू हैव टू मार्क द आंसर दैट इज चंद्रयान। ओके, नेक्स्ट है कामिरीता की मैं बात करूँ तो कामिरीता नेपाल से बिलोंग करती हैं और अभी बहुत न्यूज़ में इसलिए क्योंकि माउंट एवरेस्ट आप देखिए 29th टाइम में माउंट एवरेस्ट चढ़ चुकी हैं। ठीक है, अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। तो सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो इन्हीं के पास है। इनका नाम है कामिरीता, जो कि नेपाल से बिलोंग करती है। 29th टाइम इन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा है। ओके, आगे अगर बात करूं तो ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 मई की सेकेंड इंपॉर्टेंट रिपोर्ट यही थी। इंडिया की इसमें रैंकिंग है आउट ऑफ 119 कंट्रीज में इंडिया की रैंक है 36। इसको पब्लिश करता है WEF, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके, और टॉप कंट्री ये पूछ सकते हो सकता है इंडिया की रैंक नहीं पूछे, टॉप कंट्री कौन है? अभी मैंने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बताई, टॉप कंट्री नॉर्वे है। यहाँ पर टॉप कंट्री जो है वो USA है। टॉप 3 मैंने मेंशन किया हुआ है, बट आपको रैंक 1 जरूर याद रखना है, दैट इज USA। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बुद्धिस्ट फेस्टिवल जिसका नाम है सागादवा, याद रखिएगा। सीधा पूछा गया सागादवा फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया था सिक्किम में, है ना। कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी सिक्किम में इलेक्शंस हुए, ठीक है, आपको मुझे बताना है सिक्किम में, ठीक है, NDA का एक अलायंस है जिसने वहां पर स्टेट इलेक्शंस हुए सिक्किम में, वहां पर अपनी सरकार बना ली है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सिक्किम में
किस स्टेट गवर्नमेंट, किसने वहां पर अपनी गवर्नमेंट बनाई, उस पार्टी का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, क्योंकि हम जनरली ये चीज़ याद नहीं रखते हैं, लोकसभा में ये हम भूल ना जाएं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, है ना। तो वहां पर बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, क्योंकि याद रखिए बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सागा दावा 2023 जो फेस्टिवल 2024 में जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया वो सिक्किम में सेलिब्रेट किया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू कंकर माउंट एवरेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट वुमेन, ये मध्य प्रदेश की है, इनका नाम है ज्योति रात्रे। याद रखिए एज आप देख सकते हैं 55 ईयर ओल्ड है, तो शी बिकम द ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन, ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन टू कंकर माउंट एवरेस्ट। चांसेस थोड़े कम होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के, मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं, बट स्टिल कहीं कहीं ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ओके, जैसे आप यंगेस्ट इंडियन टू सबमिट माउंट एवरेस्ट, ये कौन है? ये है काम्या कार्तिकेयन। याद रखिए एज 16 साल है, शी बिकम यंगेस्ट इंडियन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। तो यंगेस्ट बता दिया, ओल्डेस्ट बता दिया, ऐसा इस साल ही हो रहे हैं, इतने सारे लोग माउंट एवरेस्ट में जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केन्स फिल्म फेस्टिवल 77th एडिशन केन्स फिल्म फेस्टिवल का हुआ, जो कि पेरिस फ्रांस में हुआ। ओके, और ये इस बार इंडिया के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। सबसे पहली चीज, इस फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड अब आप देख सकते हैं किसको मिला है। ये मिला है अनासुया सेन गुप्ता को। उनकी शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर हर फिल्म शेमलेस। तो शेमलेस मूवी के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा आएगा। केन्स फिल्म फेस्टिवल 1946 से ये इवेंट चल रहा है, मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है वर्ल्ड का, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछा सकता है, ये इमेज बनी हुई है, शेमलेस आपको मूवी भी याद रखनी है। इसके साथ साथ केन्स में एक और चीज न्यूज में आई थी, आपने पढ़ा होगा, दैट इज चिदानंद नायक, इनकी फिल्म है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट टू नो, ये फिल्म का नाम है। ओके, डॉक्यूमेंट्री है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है, और इसको ला क्लिनिफ अवार्ड, याद रखिए नहीं दिख रहा है आपको तो मैं बता देता हूं, ला LA ला क्लिनिफ अवार्ड मिला है किसको? सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट टू नो, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री है, और ये भी एक इंडियन है जिनका नाम है चिदानंद नायक। ओके, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। तो देख सकते हैं केन्स फिल्म फेस्टिवल में ये भी अवार्ड मिला है, तो एग्जाम के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। केन्स फिल्म फेस्टिवल की अगर बात करूं और इनका नाम ना हो, दैट इज पायल कपाड़िया, तो टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने खुद इनके लिए ट्वीट किया है पायल कपाड़िया जी के लिए, क्योंकि इन्होंने केन्स फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीता है, ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड एट केन्स फिल्म फेस्टिवल। ओके, और ये अवार्ड मैं बता दूं सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है। ओके, फर्स्ट हाईएस्ट आप देखेंगे पाल्मा द और जो अवार्ड होता है वो फर्स्ट हाईएस्ट है, और सेकंड हाईएस्ट है ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड। ये अवार्ड इनको दिया गया है फॉर हर मूवी, हर फिल्म, जिसका नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ये फिल्म का नाम है, और इसके लिए पायल कपाड़िया को ये अवार्ड मिला है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। पायल कपाड़िया पे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, नेक्स्ट है प्रवाह पोर्टल। ये प्रवाह पोर्टल क्या है? आरबीआई ने लॉन्च किया प्रवाह पोर्टल, जिसके अंदर याद रखिएगा एक मोबाइल ऐप है, ठीक है, प्रवाह पोर्टल है, जिसपे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप इस प्रवाह पोर्टल के थ्रू वो चीज़ कर सकते हैं, मतलब आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो प्रवाह पोर्टल मोबाइल ऐप जो है ना, फॉर ट्रेडिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, याद रखिएगा ये लॉन्च किया गया है। तो ये अभी न्यूज़ में चल रहा है, सीधा यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा कि प्रवाह पोर्टल न्यूज़ में है, ये किसके लिए यूज़ किया जाएगा? तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब नॉर्मल पर्सन भी कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। रिटेलर्स के लिए ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट एक साइक्लोन अभी न्यूज़ में था, रेमल साइक्लोन, अभी आपने सुना होगा, बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन आया, ठीक है, जिसका इंपैक्ट देखा गया, हमारे वेस्ट बंगाल में इंपैक्ट पड़ा और बांग्लादेश में इंपैक्ट पड़ा, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आएगा, ये जो रेमल साइक्लोन अभी आया है इसका नाम किसने रखा है? इसका नाम रखा है ओमान ने। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसका नाम किसने रखा है? ओमान ने रखा है, इसका मतलब होता है सैंड, रेमल का मतलब होता है सैंड इन अरेबिक लैंग्वेज। ओके, तो जस्ट रिमेंबर इसका नाम किसने रखा है। ओके, नेक्स्ट है माउंट मुनगालो। माउंट मुनगालो ये क्यों न्यूज़ में? अभी आपने देखा होगा एक लैंडस्लाइड हुई और बहुत सारे लोग, करीबन 670 पूरे विलेज के लोग वहाँ पर, याद रखिए उनकी डेथ हो गई। ओके, क्योंकि पूरा गाँव का गाँव समा गया है इसमें। तो ओके, माउंट मुनगालो में याद रखिएगा लैंडस्लाइड हुई। और मैं इसकी बात करूँ तो यूनाइटेड नेशन एजेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने ये रिपोर्ट में बताया है कि 670 पीपल करीबन की डेथ हुई है। ये नहीं याद रखना 670 पीपल, बट ये कहाँ पर है? माउंट मुनगालो। तो याद देखिए पापुआ न्यू गिनिया, आपने कंट्री देखी होगी, वहाँ पर हुआ ये लैंडस्लाइड, मैसिव लैंडस्लाइड, और पूरा विलेज एक तरीके से बरीड हो गया। और ये न्यूज़ में बहुत चला, बहुत लोगों ने सुना नहीं होगा, तो मैं आपको ये इमेज दिखा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर
आपने देखा होगा मैंने सारी करंट अफेयर्स मई मंथ की जो थी वो यहाँ पर मैंने कर दी है कंप्लीट। तो थोड़ा सा बड़ा लेक्चर था, बट देखिए जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें सब बताई मैंने, ठीक है, इंटरेस्टिंग तरीके से बताई। एक बार गो थ्रू कर लोगे चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। अब आपको कहोगे सर इसकी PDF कहाँ मिलेगी, तो ये रही वो बुकलेट, याद रखिएगा 11 मंथ करंट अफेयर्स, भूलना नहीं है। तुरंत व्हाट्सएप नंबर दिया वो तुरंत पिंग करो, तुरंत इसमें सारी करंट अफेयर्स आपको मिल जाएगी। जो जो मैंने पढ़ाया है वो सब तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। एक बुकलेट में हर चीज़ें, मतलब एग्जाम से पहले ये बुकलेट आपको मिल जाती है। आपको पता होगा करीबन लास्ट 8 to 10 मंथ्स की करंट अफेयर्स आती है, इसलिए मैंने 11 मंथ इसको बना दिया, नई बुकलेट लॉन्च की है। ओके, तुरंत मुझे व्हाट्सएप करो, बुकलेट को ऑर्डर करो, और इस बुकलेट के बाद आपको हर चीज़ें मिल जाएंगी। गो थ्रू करो, एग्जाम में चले जाओ, ओके। और आपको इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब आपको पता है आपके एग्जाम्स हैं, स्टेट PCS हैं, UPSC, SSC हैं, बहुत सारे एग्जाम्स अब आने वाले हैं, ओके। और उसके लिए बुकलेट आपको हेल्प करेगी। तुरंत व्हाट्सएप करो, इस बुकलेट के साथ आपको मैं अदर बेनिफिट्स भी दूंगा, जैसे मेरे आपको जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं, ठीक है, आपको मेरे MCQ फॉर्मेट में करंट अफेयर्स होता है, वो सब भी आपको इसके साथ मिल जाएगा। कंप्लीट पैकेज है, मौका नहीं छोड़ना है आपको। याद रखिएगा, अगर आप इसको छोड़ के, करंट अफेयर्स छोड़ के अदर सब्जेक्ट्स के भी नोट्स चाहते हैं तो वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, आपको हर सब्जेक्ट के नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको अगर सैंपल देखना है, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया, उस पर आप सैंपल देख सकते हो। आप चाहो तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो अदर सब्जेक्ट जनरल स्टडीज के नोट्स। कैसे? एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहाँ पर आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, देवाशीष क्लासेस, वहाँ पर आपको मेरी क्लासेस भी मिलेंगी, अदर सब्जेक्ट्स की करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलेंगी, उसको आप बाय कर सकते हो। अदर कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको आप बाय कर सकते हो, नोट्स को बाय कर सकते हो। याद रखिएगा, अगर आप कहीं और से भी तैयारी कर रहे हो, नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ये बेस्ट है और एग्जाम आपको क्वालिफाई करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, ओके। UPSC के लिए एग्जाम देने वाले हो तो बेस्ट ऑफ लक, यहाँ तक की करंट अफेयर्स पढ़ के चले जाना, आपके इसी में से सब चीज़ें आने वाली हैं। और ये बुकलेट ऑर्डर कर लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना, एग्जाम से पहले कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ओके। सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में दूंगा, इंडिया से किसी भी कोने में बैठोगे, 2 दिन भी है आपके एग्जाम के लिए। इस बुकलेट का याद रखिएगा, मैं आपको 2 मिनट में प्रोवाइड कर दूंगा, तुरंत डाउनलोड करो, तुरंत जाके इसका प्रिंट आउट करो, पढ़ लो, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है। आई होप आपको ये करंट अफेयर्स का मई मंथ का करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा। थोड़ा बड़ा लेक्चर था, बट मैंने हर चीज़ यहाँ पर इंक्लूड की हुई है, ओके। वीडियो को लाइक जरूर करो, शेयर करो, बड़ी मेहनत से बनाया गया, बहुत पसीना पसीना हो गया मैं इस लेक्चर को बनाते बनाते। आज लेक्चर भी थोड़ा लेट आया, इसका रीज़न ये था कि मैं सारे टॉपिक्स कवर करना चाह रहा था जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। आई होप आप इसको अप्रिशिएट करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक बार प्लेलिस्ट को विजिट कर लो, सारी प्लेलिस्ट को विजिट कर लो एग्जाम के लिए। इससे इंपॉर्टेंट आपको चैनल नहीं मिलेगा, और ये बात सही है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लेना, ओके। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर ओपन करिए, कमेंट करिए, हम आपके कमेंट्स को भी पढ़ेंगे। और व्हाट्सएप नंबर पे ये बुकलेट लेना मत भूलना। जाते जाते मैं फिर से बता दूं, ये बुकलेट अगर भूल गए तो एग्जाम निकल सकता है, याद भूल गए तो एग्जाम याद रखिएगा आपका सेलेक्ट होने से आप रुक भी सकते हो। थोड़ा सा इन्वेस्ट करो और अपने एग्जाम को क्वालिफाई करो। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।